चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एक अनूठी यात्रा है, एक मजेदार यात्रा है और एक बड़ी गंभीर हस्तरेखा की स्थिति है। एडोल्फ हिटलर, जिसने लगभग 2.25 करोड़ लोगों की हत्या करवाई। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। कर दी साहब, कर दी। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है साहब। ओके सर। हाँ जी। तो एडोल्फ हिटलर, जो दूसरे विश्व युद्ध का एक क्रूरतम हिस्सा है, जिसके कारण 2.25 करोड़ लोगों की हत्या करवाई गई और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस 100-200 साल में जो सबसे शक्तिशाली कौम, सबसे शक्तिशाली मनुष्य जाति, जो जू लोग हैं, वो काफी काफी बुद्धिमान और काफी शक्तिशाली कौम से आते हैं। उनको उन्होंने लगभग मिटाने का पूरा प्रयास किया। और हिटलर ने किया, ये आप सभी लोग जानते हो। इसने क्यों किया, कैसे किया, हम उनके हाथ की रचना से कुछ रहस्यों का पर्दा उठाएंगे। कनिष्ठा का अभ्यास और कनिष्ठा की एक दूसरी उंगलियों के साथ अनुपात, 2D 4D का एक रिवर्स इश्यू यहाँ पे है। बहुत महत्वपूर्ण हाथ है मित्रों। ये जरूर समझना, हमने 2D 4D को समझा है। 2D 4D रिवर्स जब होता है तब भी बहुत एक अलग स्थिति बन जाती है, जिसको आपको समझना है। जो हिस्सा एक मिसाल के साथ पढ़ा रहा हूं, इसको भी आप बड़ी गंभीरता से ले, आपके अभ्यास में इसको सम्मिलित रखें। ये देखिए, इंटरनेट पे ये ओरिजिनल हाथ का फोटो आपको मिलेगा। और एडोल्फ हिटलर के हाथ को इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, ये आदमी कितना क्रूर था इसके लिए पहल की है। हम उसकी पहल अलग दृष्टि से करें। दुनिया ने इसके हाथ में जो नहीं है वो भी बिल्कुल शातिर दिमाग से भर दिया है। देखिए, इनकी जीवन रेखा के अंत में एक क्रॉस लगा दिया है। शनि पर्वत पर एक नक्षत्र चिन्ह या क्रॉस बना दिया है। इतने शुद्ध रूप में कभी भी कोई चिन्ह मिलते नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में लीजिए। मैं पिछले 36 साल से इस यात्रा में हूं, मैंने कभी भी इतने स्पष्ट रूप में क्रॉस साइन, स्टार वाला साइन, या त्रिकोण या चौकोन कभी भी नहीं देखे। हाँ, रेखाओं के इधर उधर दौड़ने से, देखिए बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं इधर उधर बहुत तेजी से दौड़ रही, इसके कारण कुछ क्रॉस बन जाते हैं, कुछ स्टार बन जाते हैं, कुछ स्क्वायर बन जाते हैं, कुछ रेक्टेंगल बन जाते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसकी तरफ पुनः एक बार ध्यान दीजिए। ये चिन्ह अपने आप में स्पष्ट रूप में अलग रूप से नहीं बनते। जैसे इस हाथ में बताया गया है, जीवन रेखा के अंत में एक स्टार, भाग्य रेखा के शुरू में एक स्टार, शनि पर्वत पर एक एक स्टार, जो बिल्कुल प्रमाणित रूप में, जैसे विधाता ने हिटलर का हाथ हाथ में पकड़ा, पेन लिया और उसके ऊपर ये साइन लगा दी। ये छल है, ये कपट। ऐसी स्थिति हस्त सामुद्रिक में कभी भी नहीं मिलती है। मैंने देखी नहीं, इसका मतलब मिलती नहीं, ऐसा मुझे कतई नहीं बताना। लेकिन मैं पिछले 36 सालों से हजारों लोगों के हाथ देख चुका हूं, मुझे कभी भी इतने शुद्ध रूप में कोई भी चिन्ह नहीं मिला। और आप में से भी बहुत सारे अभ्यासक हैं जिनकी यात्रा इस अभ्यास में लंबी हो चुकी है, जिनका 20 25 30 40 साल का तजुर्बा है। इसमें भी किसी ने आज तक इतने शुद्ध रूप में किसी चिन्ह को नहीं देखा होगा। किसी ने देखा होगा तो वो
एक संजोग हो सकता है या कोई एक बहुत दुर्लभ स्थिति हो सकती है, ऐसा कैसे। लेकिन आमतौर पे ये साइंस इतने शुद्ध रूप में नहीं आते। रेखाओं के इधर उधर दौड़ने से बहुत सारे चिन्ह बन जाते हैं, जिसमें ये सारे चिन्ह हैं। लेकिन हमारे अभ्यास में तो कई लोगों को मंदिर, पताका, ऐसे बहुत सारे चिन्ह, स्वस्तिक, बहुत सारे चिन्ह इनको दृष्टांत में मिलते हैं। मत्स्य चिन्ह बहुत शुभ लक्षण वाला था। क्या शुभ लक्षण है किसी को मालूम नहीं। रहस्यमयी विधानों से अभ्यास करना है और रहस्यमयी तरीकों से सामने वाले को भ्रमित करना, और कुछ नहीं। क्या मिला स्वस्तिक से, क्या मिला मत्स्य से, क्या मिला मंदिर से, क्या मिला पताका से, किसी के पास कोई जवाब नहीं। हजारों सालों से किताबों में लिखता आया हुआ है और वही लोगों को रट के बता दिया, उसका कोई मतलब नहीं। और ना ही ये चिन्ह शुद्ध रूप में मिलते हैं। इसमें से एक भी चिन्ह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। एक चिन्ह शुद्ध रूप में देखा गया है, वो है आइलैंड या यव। ये आता है, ये बाकायदा आता है। तो ऊर्जा जब दो हिस्सों में बढ़ जाती है, मान लीजिए ये भाग्य रेखा चल रही है और ये दो हिस्सों में बढ़ गई, तो एक मोड़ आया जहां भाग्य रेखा ने अपना स्थान दो हिस्सों में बांट दिया और पुनः एक स्थान आया जहां पे वो दोनों हिस्से एक दूसरे को आके मिल गए। ये चिन्ह शुद्ध रूप में बनता है। आप में आप में से किसी अभ्यासक ने देखा है क्या? आज हमारा चर्चा सत्र है, आप खुल के बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 लोग जुड़े हैं, आप में से किसी ने इन चिन्हों को स्पष्ट रूप में, शुद्ध रूप में देखा है क्या? या किसी रेखाओं के संजोग से बना हुआ देखा है? एक आइलैंड या फिर यव चिन्ह को छोड़ के कोई भी चिन्ह शुद्ध रूप में मैंने देखा नहीं। और ऐसे छल छलावे से दूर रहे। ये जो हस्तरेखा इनकी बताइए, हाथ ओरिजिनल है, हाथ ओरिजिनल है, और इसके ऊपर किसी ने ये अपने हाथ से इतने शुद्ध चिन्हों को अंकित कर दिया। शनि जी पर्वत। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो और भी बहुत सारे लोग सहमत होंगे मेरे विधान से। और शनि पर्वत पर ये बहुत अच्छा एक्चुअली साक्षात्कार है। सर, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा या जैसे हमें पढ़ाया गया, जी तो हमें जो है ना दृष्टा इस तरीके से ही बनाया गया कि आप देखो कि ये ऐसे दिख रहा है ना। तो अब उसमें होता है क्या है सर, जैसे आपने बोला कि ये रेखाओं के जालों से बनता है कि कोई रेखा कहीं से किधर जा रही है। तो ऐसा, हाँ, हम लोगों को दृश्य में लगता है कि भाई वो त्रिकोण बन रहा है या ये स्क्वायर बन रहा है, या लाइन के एंड में मतलब किसी लाइन ने दूसरे को काट दिया तो क्रॉस जैसा फील होता है। पर जी शुद्ध रूप में मिलना तो मतलब यही हुआ कि इसका मतलब शुद्ध रूप में वो नहीं होता। कई बार स्वास्तिक जैसा भी दिखता है कि वो लाइनें आड़ी तिरछी जा रही है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि हाँ ये स्वास्तिक लग रहा है। और हम ऐसे देखते के साथ ही ड्राइंग की तरह बोल दें कि ये स्वास्तिक ही है, तो इज इट नॉट पॉसिबल। जी। प्रोमिनेंट नहीं होता सर। हाँ, तो मैं सबको यही कहूंगा कि हमारे इस कक्षा के बाद हमें कोई अनुमान, संभावना और संदेह पे बात नहीं करनी है, फैक्ट्स पे बात करें। हम जो भी कहेंगे बिल्कुल शुद्ध अनुभव से और प्रमाणित अभ्यास से कहेंगे। सर फार्मूले के साथ कहेंगे। जी, सूत्रों के साथ कहेंगे, और सारे सूत्र हम हाथ में प्रत्यक्ष गिन के बता देंगे। देखिए साहब, ये स्थिति है। ये ऐसा अभ्यास करेंगे तभी हमारा अभ्यास अपनी एक ऊंचाई को छुएगा और आपको उसके प्रमाण मिलेंगे। लोग आपके विधानों से प्रभावित हो जाएंगे और उनको जब सत्य प्रतीत होगा तो दिल से धन्यवाद करेंगे। आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उससे भी ज्यादा शास्त्र की गरिमा बढ़ेगी। इस शास्त्र को जो एक गलत रूप मिला है, इसकी प्रतिमा का जो हनन हुआ है, मुझे बड़ा दुख है। वैदिक वाले बहुत सीना तान के काम करते हैं।
शुद्ध रूप से बोलते हैं, और वैदिक अपने आप में बहुत श्रेष्ठ भी है। वैदिक इस विश्व का सबसे शुद्ध अभ्यास है। हाँ, ये एक बात है कि उसको अभ्यास को लेके कई लोग फिर अभ्यास की जगह कुछ अपने खुद के दृष्टिकोण रख देते हैं, वो गलत बात है। संशोधन के माध्यम से आप अच्छा बोल सकते हो, लेकिन वैदिक सर बहुत शानदार अभ्यास है। हाँ जी। सर नमस्कार जी। जी सर, स्वागत है आपका श्याम सुंदर भाई साहब। हाँ जी नमस्कार सर। ये जो हैंड है इसके अंदर सर, ये जो माइंड लाइन है सर, इसके एंड में भी आइलैंड है सर। आइलैंड है सर, ये इतने शुद्ध रूप में संभवतः मिल सकता है, लेकिन ये ये सारी बनी बनाई चीजें हैं सर। ये सारी बनी बनाई लग रही है, ये वास्तविक रूप में है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। मुझे आज आपको इन चिन्हों को बाजू में रख के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जिससे आपके अंतरात्मा को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। आपकी अंतरात्मा भी आज इस अभ्यास की शक्ति को पहचाने। सर कुछ हाथों पे त्रिकोण चौकोन के चिन्ह स्पेशली मिलते हैं, हाँ, लेकिन वो त्रिभुज शुद्ध जिसे रूप में कहते नहीं हैं। था। चौकोन बहुत सी बार शुद्ध मिलता है सर। जो नहीं मिलता है देखा। रेखा जी, आप देखें तो वो इधर उधर घूमने वाली रेखाएं हैं। वो यहां से वहां दौड़ रही है और वो जाते जाते स्क्वायर बना के चली गई। हम्म। उनका सर वैसे वहां ये स्क्वायर हैंड तो बनाने का हिटलर का ही कोई है ना। प्रयोजन नहीं है। वो आपके यहाँ पे बिल्कुल चार कोण एक जैसे जोड़ के स्क्वायर बनाने के लिए नहीं आई है। उनका अपना एक अलग उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो यहाँ से वहां घूम तो रही है, जाते जाते स्क्वायर बन गया। ओके। ये ध्यान में रखें। हमें हमें अभ्यास डंके की चोट पे करना है। कोई भी सामने बैठे और कोई भी हमें चैलेंज करे तो हम उनको गणित से बात करें। जब मीनू जी, जब इस रेखा जी और जितने भी वैदिक के इस मंच पे बैठे हुए श्रेष्ठतम अभ्यासक हैं, मुझे मालूम नहीं कितने लोग वैदिक में काम करते हैं, रंजीत जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अरे हमारे प्रेम बंधु साहब भी बहुत अच्छा वैदिक करते हैं। ये लोग सीना चौड़ा करके बात करते हैं, और इनके बात करने में जो प्रमाण देने की क्षमता है और जो सामने वाले को बिल्कुल हैरान कर देने की क्षमता है, वो शुद्ध रूप के अभ्यास के कारण है। संभावना पे बात नहीं करते वो तो गणित देते हैं सीधा सामने सामने। हम गणित देंगे, हम प्रमाण देंगे, और उतने ही शिद्दत से हम भी अभ्यास करेंगे। उनके मंच पे उनके बाजू में चेयर लगा के बैठेंगे कि हमारा अभ्यास भी आपके जितना शुद्ध और स्पष्ट है। और इस यात्रा में हम अगर अगली कक्षा हस्तरेखा की करें तो ये सारी चीजों से भी मैं आपका जो भी संदेह मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा कि हस्तरेखा में भी बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें बताई गई हैं जो हमें निकाल देंगी। हमें निकालनी होगी। हमें बहुत शांति से समझ के फैक्ट्स पे बात करनी, और जो दिख रही है ना उसी को अभ्यास के रूप में लो। इस हाथ में ऐसे रहस्य छुपे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। अंगूठा बहुत छोटा और नीचे बैठा हुआ है। अब अंगूठे की कक्षा लगेगी अगले हफ्ते से। इनकी जो कनिष्ठा है अनामिका के पहले पोर के सीमा प्रांत से नीचे है। इनकी इंडेक्स फिंगर या तर्जनी मध्यमा के पहले पोर के आधे से तो ऊपर चली गई है, लेकिन इनकी रिंग फिंगर आधे से नीचे आ गई है। और इसके साथ बहुत विशेष बात, तीसरे पोर उंगलियों के प्रभावी हो गए बहुत। सबसे पहले तो समझ लीजिए अंगूठा इनका तीसरे पोर तक जाता ही नहीं है। अंगूठा बहुत नीचे बैठा है और वो उंगली के करीब आते आते अगर तर्जनी के तीसरे पोर के मध्य तक ना पहुंचे तो उसे अविकसित अंगूठा कहते हैं। ये अंगूठा अच्छा नहीं है, बंदरों जैसा अंगूठा। इसकी विशेषताएं क्या मैं आगे बताऊं। बंदरों के अंगूठे छोटे होते हैं। लेकिन इसका एक बहुत विशेष अभ्यास यहां जुड़ेगा। तर्जनी बड़ी हो गई,
अनामिका छोटी होते हुए वो तर्जनी से छोटी नहीं है, मध्यमा के पहले पोर से छोटी हो गई, पहले पहले पोर के आधे से नीचे चली। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी यहाँ पे बात हो गई है। कनिष्ठा तो छोटी है, और इनके तीनों चारों उंगलियों के तीसरे पोर बहुत बड़े बड़े हैं। अब मैं इनके एक मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए आया हूं। इन बनाए हुए चीजों से मुझे आपको कोई रहस्य नहीं बताना, क्योंकि इनकी सत्यता का क्या प्रमाण है। ये सत्यता तो आप झुटला नहीं सकते कि उंगली की लंबाई, पोरों की लंबाई, अंगूठे की स्थिति, कनिष्ठा की स्थिति, ये चीजें आप झुटला नहीं सकते। जो चीजें मैं कर सकता हूं उसको मैं आपके सामने जोड़ तोड़ के रखूं, ये मुझे गवारा नहीं। तो विदेशी कुछ अभ्यासकों ने इनके हाथ में आइलैंड भी जोड़ दिया, क्रॉस भी जोड़ दिया, स्टार भी जोड़ दिया, क्योंकि इनका जो मृत्यु हुआ है ना, ये सारे उसके पक्ष में बने हुए चिन्ह हैं। अगर ये इनका मृत्यु ऐसे नहीं होता तो संभवतः ये चिन्ह यहाँ पे ये लोग बनाते ही नहीं। घटना होने के बाद घटना के अनुकूलता से हाथ नहीं देखना है। हमारे पंढरपुर के मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको मालूम है, हमारे पास जातक आता है और अगर कहता है मुझे हाथ देखना है, तो हम कहते हैं भाई आप सवाल ना पूछो, आप किस लिए आए हो यही हम आपको बताएंगे। उनकी आज की उम्र और उस स्थिति की हस्तरेखाओं का अभ्यास, और हम ही उसकी समस्या बता दें भाई आप किस कारण से हमारे पास आए हैं। अब ये मेरा अहंकार नहीं है, फैक्ट्स को लेके आप जब चलेंगे, हस्तरेखा को और हस्तलेखन को एक साथ जोड़ेंगे और फैक्ट्स पे बात करेंगे, तो ये बातें बिल्कुल सूर्य प्रकाश जितनी सत्य प्रमाणित होकर आपके सामने है। इसे अहंकार न समझे, ये एक तरीका है जिसे हम अभ्यास में आज तक लेते आए, और मैं उसी के आधार पर इस हाथ का आपको विश्लेषण दे रहा हूं। वियन्ना की सड़कों पर जो नफरत एक नाकाम लड़के के दिमाग से, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, हाँ, वियन्ना की सड़कों पर एक जो नफरत एक नाकाम लड़के के दिमाग में शुरू हुई थी, उसने प्रोपोगंडा की ताकत से पूरे जर्मनी को अपनी चपेट में ले लिया और इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। कितने लोग, अनुमानित 1.1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 70 लाख लोगों की इसने हत्या करवाई। 2.25 करोड़ लोग, कोई मजाक है। और यहां पे सबसे बड़ी बात आपको समझना है, प्रोपोगंडा की ताकत। एक आदमी को अपन मारते हैं तो तुरंत हमको पुलिस पकड़ के ले जाती है और आजीवन हमारा जीवन खत्म हो जाता है। सबसे शक्तिशाली जमात, सबसे शक्तिशाली कौम, जिसको इसने बर्बाद कर दिया, जिसको इसने पृथ्वी पर से बिल्कुल नष्ट करने का बीड़ा उठाया, ऐसा क्यों? इसके हाथ में बहुत सारे ऐसे विचार, ऐसे दृष्टिकोण छुपे हैं, उंगलियों के अनुपात ऐसे बने हैं कि इन लोगों को समझना बहुत गंभीर बात है। और इन लोगों को जब हम समझेंगे तो आने वाले बहुत सारे लोग हमें ऐसे दृष्टिकोण के मिलेंगे और उसे हम उस दृष्टि से फिर समझेंगे। अपने अंतिम दिनों में हिटलर का स्वभाव बेहद डरपोक, पैरानॉइड यानी शंकालु, बहुत बार बार हर चीज की बात करता था, हर बात से डरता था और घबराया हो गया था। इतिहासकार और मनोवैज्ञानिक बताते कि जैसे जैसे युद्ध में उसकी हार नजदीक आ रही थी, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके अंतिम दिनों के स्वभाव को हम इन मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं: गहरी घबराहट और डर। इतिहासकार बताते कि अंतिम दिनों में हिटलर अंडरग्राउंड बंकर में छुपा था। वह घबराहट के मारे अपनी गर्दन, अपने कानों को तब तक नोचते रहता था जब तक खून ना निकल आए। जो आदमी इतना शक्तिशाली है, इतना घमंडी है, इतना
आक्रामक है, इतनी शक्ति लेके चल रहा है, उसको ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत? अपना कान और अपने गर्दन को यहां तक नोच लो कि उसमें से खून बहने लगे। तो ऐसी कौन सी स्थिति उसके हाथ में है कि वो एकाएक से इतना डरपोक हो गया, या वो पहले से था? ये हमको समझना है। जहर दिए जाने का डर उसे सबसे ज्यादा सता था। वह इतना डरपोक और शंकालु हो गया था कि हर किसी पर शक होने लगा था। वह अपने टॉयलेट के पानी और यहाँ तक कि अंडे उबालने वाले पानी को भी लगातार जांच करवाता था, ताकि कोई उसे जहर ना दे दे। अब टॉयलेट के पानी को भी आप अगर शक की नजर से देखेंगे, तो उससे तो ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति और क्या खराब होगी। अपमान का डर उसे ले डूबा। हिटलर इस बात से बुरी तरह से डरा हुआ था कि सोवियत सेना उसे जिंदा पकड़ लेगी। उसे डर था कि रशियन उसे पकड़कर मॉस्को ले जाएंगे और पिंजरों में बंद करके तमाशा बनाएंगे। इसी डर की वजह से उसने आत्महत्या की और मरने से पहले आदेश दिया कि उसके शव को पेट्रोल डाल के तुरंत जला दिया जाए, ताकि दुश्मन उसका चेहरा भी ना देखे। कहते हैं उसने आत्महत्या की, लेकिन उसकी आत्महत्या के बाद ऐसी कोई चिराग चीजें बरामद नहीं हुई जिससे हिटलर मरा और उसकी सारे शव को हम कहीं ना कहीं अवशेषों के रूप में देखें। ऐसा भी मानते हैं कि वो अंडरग्राउंड सुरंग से भाग गया और दूसरे किसी को उसने जला दिया। ये सारे रहस्य आज तक इतिहास के पन्ना में दफन है। मुझे आपका ध्यान इस तरफ खींचना है। वह इतना डरपोक और शंकालु हो गया था, टॉयलेट के पानी से वो डरने लगा। अना जिसमें उसका खाना पकता था, उस पानी से डरने लगा। वो ऐसे गहरे सदमे में चला गया कि अपने कान और अपनी गर्दन को नोच के खून बहने लगे। तब तक वो अपने आप को और पीड़ा देता था। अपमान का डर उसे ले डूबा। हिटलर इस बात से बुरी तरह से डरा हुआ था कि सोवियत की। मित्रों, ये बताएं, ये डर कहां से आ गया? हम आज तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को पढ़ चुके हैं। और सर डर कल आपने कनिष्ठा के टाइम पर बताया था डर वाला। डर कहां से आया? आप कोई बता सकते हैं कि कौन सी उंगली आपको डर के लिए, और सर कौन? कनिष्ठा कनिष्ठा। छोटी कनिष्ठा। अच्छा। सर ये जो शनि की उंगली होती है सर, जी। ये एक तो उदासी में लेके जाती है सर, और एक चिंता मगन रखती है जी आदमी को। बिल्कुल। लेकिन इसमें लास्ट के अंदर क्रॉस भी आ गया, तो इसने सोने में सुहागे वाली बात कर दी, इन अवगुणों को और बढ़ा दिया सर। जी सर, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। सर अंगूठे का छोटा होना भी कहीं ना कहीं डर का कारण बन सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सही। सभी लोगों के दृष्टिकोण बिल्कुल सही है। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे में हौसला, या यूं कहें पुरुषों में हौसला, कौन से उंगली से गिना जाता है? अनामिका सर। एग्जैक्टली। और अनामिका अनामिका। छोटी है इनकी। टेस्टोस्टेरोन आपके हौसले के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शरीर का, जो आपको कोई भी असंभव चीज करने के लिए एक हौसला देता है, एक धीरज देता है, और जोखिम उठाने की क्षमता देता है। उसको मध्यमा के पहले पोर के आधे तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंचेगी अनामिका, तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर यहाँ पे गिर गया है। इस उंगली का स्तर बताता है कि इनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरा हुआ है आजन्म पर। और केवल एक ही नहीं, मैं बहुत सारी उदाहरणों से आपको इस चीज से वाकिफ हूं। तर्जनी का लंबा होना अनामिका से, लेकिन तर्जनी भी मध्यमा के पहले पोर के आधे से हल्की सी ऊपर चली गई है। आक्रामकता तो आ गई, लेकिन आक्रामकता के बाद मैं किसी से लड़ने के लिए तैयार तो हो गया। मेरे अंदर महत्वाकांक्षा जगी, मेरे अंदर गुस्सा आया, मेरे अंदर बहुत
तेज गुस्से की लहर आई, लेकिन उसके बाद जो मैंने कदम उठाए हैं या मैं कदम उठाने के लिए तत्पर हूं, वो सारा हिस्सा अनामिका के पास जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वहां पे बैठा है और वही हमको निरंतर लड़ते रहने की क्षमता देता है। जब महिलाओं में कनिष्ठा बड़ी हो जाती है तो महिलाएं घर के जो पुरुष लोगों के काम है उसका निर्वहन करना शुरू कर देती हैं, सक्षम बन जाती है। पुरुषों में अनामिका का छोटा होना कतई मंजूर नहीं, और अनामिका का छोटा होना अपने लिए हुए फैसलों पर, अपने किए गए हुए कार्यों पर बने रहने की क्षमता ना होने की ये स्थिति है। ये लोग किसी प्रवाह में तो आ जाते हैं तर्जनी के कारण, लेकिन लंबे समय तक अपने फैसले पे कायम नहीं रह पाते, क्योंकि अंदर से पूरे डर जाते हैं। तर्जनी भी छोटी है और अनामिका भी छोटी होती तो फिर ऐसी कोई चीजें वो आदमी कर ही नहीं। तर्जनी का बड़ा होना, अनामिका का छोटा होना, ये स्थिति 2D 4D की रिवर्स स्थिति होगी। अब और एक बात है, कनिष्ठा छोटी और अंगूठा बहुत नीचे बैठा है। इसको भी मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या मजेदार बातें हो रही है। अपमान का डर उसे ले डूबा, इसकी तर्जनी बहुत बड़ी हो गई, बहुत अहंकारी हो गया, लेकिन हौसला नहीं है ना लड़ने का। अंत तक डर भी आ गया, तो उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था कि कोई मेरा खात्मा न कर दे, कोई मुझे बुरी तरह अपमानित न कर दे। मित्रों, हमारे डर्मेटोग्राफिक्स में एक चिन्ह है स्पाइरल इलोंगेटेड, बीच में एक शुद्ध रूप की एक डंडी दिखती है और उस डंडी का फिर अपने आप ही अपनी ओर ही सर्पिलाकार घुमाव चालू हो जाता है। अत्याधिक भय की स्थिति निर्माण हो जाती है। जब भी ये लोग भय की स्थिति में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, जो अभी बन रही है स्थितियां। ये ऐसी स्थिति है कि ये लोग अपने फैसलों पे लंबे समय तक अड़े हुए नहीं रह सकते। वो डर जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, तनाव में आके फिर कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं और गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो डर बहुत बुरी बात है, डर अच्छी भी है, लेकिन डर के नहीं जी सकते, डर के साथ हम लड़ के जी सकते। तो ये डर को लड़ने की स्थिति में हिटलर नहीं ले जा सकता, उसकी कनिष्ठा छोटी है, अनामिका छोटी है, तर्जनी बड़ी है। अब ये सारी संभावनाएं हैं कि ये इसके जीवन में क्या होगा। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में मुस्लिमों का शासन 666 साल चला है, ध्यान में रखें। 666 साल मुस्लिम लोगों का शासन चला। बड़ी मजेदार बात है, 1192 मोहम्मद गौरी, 1192 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार मुस्लिम सत्ता की नींव रखी और शासन शुरू किया। उसके पहले भी 8वीं सदी से 9वीं 10वीं सदी से आक्रमण होते हुए लोग यहाँ से पैसा लेके जाते थे, देश को लूटते थे, लेकिन यहाँ पे शासन नहीं किया। शासन शुरू हुआ 1192 में, और 1858 में बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली के अंतिम मुगल वारिस थे या राजा थे, उनके मौत के साथ इनका कार्यकाल खत्म हो। बहादुर शाह जफर, घौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। अंत में वो भी मारा गया, वो बात अलग है। अंत तक पृथ्वीराज चौहान लड़ते रहे, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे इतिहास में कि राजा लोगों ने अंतिम क्षण तक अपना हौसला नहीं खोया।
जिसने हौसला खोया वो बहादुर शाह जफर, उसको तो एक गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अपने संपूर्ण राज्य में बर्मा में ले जाके दफन कर दिया गया। अंग्रेजों ने उसको बर्मा में भेज दिया और वहां पे उसको अंतिम क्षणों तक वहीं पे रहा और वहीं पे मर गया। जिसने हौसला खोया उसका जीवन खत्म, जिसका हौसला बना रहा उसने इतिहास बना। लेकिन फिर वो इतना कामयाब कैसे हुआ उसको भी हम देखेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से वह संपूर्ण टूट गया। अपने अंतिम समय में वह सेनाओं को हुक्म दे रहा था कि जो असलियत में बची नहीं है, जो कुछ इसकी सेना ही खत्म थी, कोई बचा नहीं था, उनको हुक्म दे रहा था कि वह पूरी तरह से हरा हुआ है, डरा हुआ और टूटा हुआ इंसान बन चुका था, जिसके पास अपनी हरकतों का सामना करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। इस विधानों को बड़ी गंभीरता से ले। ये स्थिति ये स्थिति उसकी उंगलियों में छुपी हुई है, जिसको हम आगे समझेंगे। ऐसी स्थिति क्यों बनी? बचपन और माता पिता। हिटलर का बचपन पिता की अत्यधिक क्रूरता और मारपीट के साथ एक दुखद साय में बीता है, जिसके अपने स्वभाव में हिंसा ने जन्म लिया। सबसे पहली बात तो अत्यधिक क्रूरता से उसका पालन पोषण हुआ है और मारपीट से। पिताजी उसको बहुत मारपीट करते थे, बहुत क्रूरता से पीटते थे। पिताजी मुलाजिम थे सरकारी, उनकी इच्छा थी कि ये बच्चा भी मुलाजिम बने, जबकि ये चित्रकार बनना चाहता था, बहुत अच्छा कलाकार था, और इसकी माँ इसको सदैव समर्थन देती थी कि तुम चित्रकार बनो। लेकिन पिताजी को जब भी ये चित्र बनाता तो बहुत गुस्सा आता था, उसको पीटते थे। जब उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई तो उनका इलाज एक दयालु यहूदी डॉक्टर ने, एडवी ब्लॉक ने किया था। देखो, इनकी माँ जब गुजर गई तो एक दयालु यहूदी डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज किया। जिस यहूदी लोगों को खत्म करने की इसने कसम खाई थी, उसके जीवन में यहूदी लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए थे देखिए। जिसके प्रति हिटलर के मन में गहरा सम्मान था। बचपन में हिटलर के साथ कोई भी यहूदी विरोधी हादसा नहीं हुआ। वियन्ना के दिन और नाकामयाबी। 1908 से 1913 के बीच वियन्ना के 8 स्कूल में 2 बार रिजेक्ट होने के बाद हिटलर घोर गरीबी और बेघरी की जिंदगी जीने लगे। पिताजी मर गए समय से पहले, मां कैंसर से मर गई। पिताजी ने कभी इसको प्यार दिया नहीं, केवल और केवल मारते रहे। मां ने बहुत प्यार दिया, बहुत आधार दिया, लेकिन मां समय से पहले चली गई, ये टूट गया। बचपन की परवरिश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही। जवानी में इसको कहीं पर भी किसी भी लिहाज से समाज से सम्मान नहीं मिला और समाज से कोई स्थिरता भी नहीं मिली। समाज के द्वारा भी इसका बहुत प्रताड़न हुआ। वह सड़कों पर पेंटिंग बनाकर गुजारा करता था, जिन्हें खरीदने वाली अधिकांश कला व्यापारी यहूदी थे। देखिए, यहूदी लोग इससे पेंटिंग लेते थे और आगे बेचते। मैंने एक पेंटिंग वहां पे लगाई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग हिटलर बनाता था। अपनी इस नाकामी के दौर में वह वियन्ना के तत्कालीन मेयर कार्ल लुएगर के यहूदी विरोधी भाषणों और नफरत फैलाने वाले सस्ते मैगजीन के प्रभाव में आया और अपनी नाकामी का दोष समाज के सफल वर्ग को मढ़ने लगा। ये इस जीवन का संपूर्ण रूपांतरण है। वियन्ना के तत्कालीन मेयर कार्ल लुएगर, इस आदमी के दूसरा, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी के ऊपर भारी टैक्सेस लगाए गए और जर्मनी बेचिराग हो गया, बर्बाद हो गया, तब जर्मनी के लोगों में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली के लोगों के प्रति जहर भरने का काम ये कार्ल लुएगर कर रहा था। और ये भी कर रहा था कि हमारे जो अमीर लोग हैं जर्मनी में रहने वाले यहूदी, ये उन लोगों से मिले हुए हैं, तो इनके कारण हम आज जो भी हमारी हालत हुई है इनके कारण हुई है। तो ये जो भी बोलता था और जो भी अलग अलग सस्ते मैगजीन्स में ये सारे आर्टिकल्स छप के आते थे, एक नाकामयाब आदमी, एक
काम जिसके पास नहीं है, कोई कमाई नहीं है, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो गलत दिशा में ही बढ़ेगा और किसी के भी प्रभाव में आएगा। लेकिन मित्रों, यहां गौर करें, आपकी कनिष्ठा जब अनामिका के पहले पोर से नीचे चली जाती है, आप बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, या यूं कहें, आजीवन ये लोग दूसरे लोगों के प्रभाव में जीवन जीते हैं। कोई भी आता है और इनके ऊपर डोमिनेशन करता है, कोई भी छोटा बच्चा आएगा और बड़े आदमी के ऊपर अपनी अकल चला के चला जाए। हर कोई इनको नसीहत देता है, हर किसी के बौद्धिक दबाव में इनको जीना पड़ता है और इनको आसानी से सम्मोहित किया जाता है। मैं घर से बेघर हो गया हूं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे सीखना था पेंटिंग, लेकिन मुझे कॉलेज में स्वीकृति नहीं दी, मुझे भगा दिया। कॉलेज ने कहा कि आप आर्ट्स के छात्र नहीं हो, आप इंजीनियरिंग को, आप आर्किटेक्चरल कॉलेज में जाओ और बिल्डिंग के नक्शे बनाओ। जबकि ये बोल रहा था, भाई साहब मैं आर्ट्स के लिए आया हूं, मुझे दिल में आर्ट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा है और मैं आर्ट्स के लिए ही पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने भगा दिया। तो ये फिर गलत लोगों के सभा प्रभाव में आ गया, समय के एक दुष्ट चक्र में फंस गया और इनकी कनिष्ठा छोटी होने की वजह से बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में ये लोग चले जाते हैं। इस चीज को भूलना मत। कनिष्ठा का छोटा होना, दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी चले जाना, क्योंकि खुद के पास अपनी दिक्कतों को दूर करने के रास्ते नहीं है और दूसरों के पास है, तो फिर वो लोगों की सलाह लेके अपने जीवन को सही करने में लग जाता है, लेकिन इस वक्त दूसरों के प्रभाव में वो चला जाता है। तो उसने क्या किया फिर, कार्ल लुएगर की सारी बातें सुनी, अलग अलग बेतुके मैगजीन्स पढ़ना चालू कर दिया और मेरे जीवन का, मेरा असफल होने का कारण अगर कोई है तो ये जो इंग्लैंड फ्रांस वाले लोग बैठे हैं जिन्होंने जर्मनी को खत्म कर दिया, उन लोगों का है। ये जो यहूदी लोग, बहुत अमीर लोग हैं, ये लोग साहूकारी करते हैं और फिर हमसे ही ब्याज वसूल करते हैं, जबकि हमारे पास देने के लिए इनको धन है नहीं, पैसा नहीं, तो हम इनको कुछ नहीं देंगे। भले ही हमारे देश के निवासी है, लेकिन ये हमारा शोषण करते हैं। ये कार्ल लुएगर है, ये बहुत भयंकर आदमी था, यहूदी विरोधी भाषण करता था। जबकि आगे आप अब जब चीजें जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये आदमी क्यों ऐसे लोगों के प्रभाव में आ गया। वियन्ना के वो दिन हिटलर के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंधारमय हिस्से थे। 1908 से 1913 के बीच 19 से 24 साल की उम्र में हिटलर हिटलर वियन्ना की सड़कों पर एक नाकाम कलाकार और बेघर भिखारी की तरह जीवन जी रहा था। इतिहासकारों के अनुसार यही वह समय था जब उसके भीतर नफरत का बीज बोया गया। क्यों बोया गया? क्योंकि दूसरों के विचारों का प्रभाव छोटी कनिष्ठा होने के कारण उसके अंदर भर गया। आगे देखिए, बीज बोना एक बात है, लेकिन किसी का बदला लेने की चाह कैसे बनी, वो आगे तर्जनी और अनामिका के अनुपात से समझेंगे। वियन्ना के दिनों और नाजी प्रोपोगंडा की कहानी को कुछ हम मुख्य हिस्सों से समझते हैं। कला स्कूल में रिजेक्शन और बेघरी, पेंटर बनने का सपना टूटा। हिटलर एक बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता था। उसने वियन्ना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम दिया। 1907-1908 उसको निकाल दिया गया। जजों ने कहा कि पेंटिंग की जगह आर्किटेक्चर करो। सड़कों पर जिंदगी, माँ की मौत और पैसे की तंगी ने हिटलर को पूरी तरह कंगाल कर दिया। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब कोई आदमी आतंकवादी बनता है, कोई नस्लवादी बनता है, कोई बहुत गलत कर्म करने वाला बनता है, क्या हमारे समाज ने उसको ये जीने का पर्याप्त साधन दिया? क्या हमारे समाज ने उसको सम्मान दिया? क्या हमारे समाज के द्वारा उसका कहीं शोषण किया गया? इसको भी हमें देखना होगा। वह वियन्ना के मेल्ट मैनिस्ट्रेस नाम के शेल्टर होम में रहने लगा। वहां पे ये बेघर लोगों का शेल्टर होम था।
वह वियन्ना की ऐतिहासिक इमारतों के पोस्टकार्ड की नकल करके वाटर कलर पेंटिंग्स बनाता था और उन्हें बेचकर मुश्किल से अपना पेट पालता था। वियन्ना में नफरत की शुरुआत हुई। हिटलर ने अपनी आत्मकथा माइन काम्फ में लिखा है कि वियन्ना आने से पहले वो यहूदी विरोधी नहीं था। क्यों यहूदी विरोधी हुआ? कार्ल लुएगर जैसे गलत लोगों के चक्कर में आ गया, और ये कंगाल भिखारी गलत लोगों का गलत विधान सुन के उसी को प्रमाण समझने लगा। देखिए, जब कनिष्ठा छोटी होती है ना, तो आप दूसरों के बौद्धिक प्रभाव में जल्दी आ जाते हो, और आप दूसरों को ही और उनके कहे हुए चीजों को ही सत्य मानने लगते हो। ये बहुत गंभीर बात मैं पिछले 3 दिनों से नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे एक बहुत विशेष विश्लेषण यहाँ देना था, इसलिए मैंने ये आपको विधान आज के लिए सुरक्षित रखा था। मैंने यहाँ पे उनके कुछ चित्र लगाए हैं जो पेंटिंग बनाने वाले हैं, कुछ पेंटिंग बनी हुई फोटो उनकी लगाई है। वियन्ना के दिन जब हिटलर सड़कों पर रहता था, आर्ट ऑफ कॉलेज से रिजेक्शन, हिटलर बनना चाहता था पेंटर फाइन आर्ट्स में, लेकिन उसको रिजेक्शन मिलने के बाद उसके पास कोई पैसे नहीं थे, तो वियन्ना की सड़कों पर वो एक बेघर आश्रय घर में रहने लगा, और वहां किराया और खाना बहुत सस्ता था। कट्टरपंथ की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वियन्ना में रहते दौरान हिटलर वहां के मेयर कार्ल ल्यूएगर से प्रभावित हुआ और दिमाग में नफरत के बीज भर गए। मेजर कार्ल ल्यूएगर उस समय वियन्ना के मेयर कार्ल ल्यूएगर थे। वो युद्ध के पहले मेजर रह चुके हैं। वे अपनी राजनीति चमकाने की चक्कर में खुलेआम यहूदियों के खिलाफ भाषण देते थे और बहुत लोकप्रिय थे। हिटलर ने उनसे सीखा कि जनता का सम्मान, जनता का समर्थन पाने के लिए नफरत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, हिटलर की और एक विशेष बात, ये ऐसी गलत चीजों के लिए क्यों आकर्षित हो गया? हम भी आज सभी लोग गलत चीजें तो सुनते ही है समाज में, गलत कार्य भी हमारे जानकारी में आते हैं, लेकिन हम गलत कार्यों की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते हैं? देखिए, 1, 2, 3 और ये 4, तीसरे पोर हिटलर के उंगलियों के सबसे बड़े बन गए। सत्व, रज, तम, ये आगे मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। इन तीनों पोरों का और आपकी अंगूठों का अंगूठा और ये 4 उंगलियां और इनके ये 12 पोर, इनका एक दूसरे के अनुपात को अगर हम समझना चाहें तो कम से कम 15 से 20 घंटे की कक्षा चल सकती है, इतना बड़ा ये अभ्यास है। मैं आपको इसका एक प्रमुख दृष्टिकोण देके आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें उसके लिए अलग से कक्षा ले सकते हैं अगर बहुत गहराई में उतरना है तो। यहाँ आप इतना ही समझो कि तीसरे पोर जिस आदमी के बड़े हो जाते हैं, वो आदमी तमोगुनी हो जाता है, उसके अंदर गलत चीजें बहुत जल्दी आ जाती है, अच्छी चीजें जल्दी नहीं आती। तो ये कार्ल लुएगर की गलत चीजें उसके अंदर बहुत तेजी से चली। वियन्ना के शेल्टर होम में रहते हुए हिटलर ऐसे सस्ते और उग्र मैगजीन पढ़ता था जो यहूदियों के खिलाफ झूठी कहानियां, नस्लीय नफरत फैलाते। उसने अपनी नाकामी का दोष खुद के ऊपर लेने के बजाय समाज के सफल यहूदी व्यापारियों के ऊपर मढ़ना शुरू किया। देखिए, यहाँ पे नाजी प्रोपोगंडा जो झूठ को सच बनाने का एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ बना। किससे सीखा गलत काम? किससे सीखे? वो कार्ल लुएगर से। क्यों सीखे? तीनों पोर, तीसरे पोर सभी उंगलियों के बड़े हो गए। जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना तो उसने अपनी इस नफरत को पूरे देश में फैलाने के लिए विशेष विभाग बनाया। इसके लिए उसने जोसेफ गोबेल्स, गोबेल्स नीति नाम का एक बहुत बड़ा, आज भी बड़े मजे से कहते हैं आप गोबेल्स की तरह या गोबेल्स की पॉलिसीज की तरह काम ना करें। गोबेल्स नीति क्या है? झूठ को अगर बार बार आप कहते रहेंगे तो वो थोड़े दिनों के बाद सत्य लगने लगेगा। इसे कहते हैं गोबेल्स पॉलिसी।
गोबेल्स की नीति। ये जोसेफ गोबेल उनके पास एक बहुत बड़े ओहदे पर सिपाही थे। उन्होंने उनको मंत्री कर दिया, एक प्रोपोगंडा दे दिया कि आप बार बार यहूदियों को गलत बताओ और उनका विनाश करना जर्मन के लोगों का प्रथम कर्तव्य है, ये बताओ। ये जो है ना, ये गलत काम क्यों दिल में आते हैं, क्यों सोचते हैं? तीसरे पोर बड़े होना, कनिष्ठा का छोटा होना और अंगूठा बहुत नीचे जाके छोटा हो जाना। आगे मैं अंगूठा के बारे में बहुत मजेदार बात बताऊंगा। फिल्मों और रेडियो का इस्तेमाल करके उसने अलग अलग फिल्में बनाई जिसमें यहूदियों की तुलना चूहों और कीड़ों से की और समाज को खोखला करने वाले लोग बताने लगे। बच्चों की किताबों में स्कूल के सिलेबसों को बदल दिया गया और वहां पे पढ़ाया गया कि ये जो जर्मन लोग, ये जो आर्य लोग हैं, इनकी ये जो नस्ल है, इनको आर्य कहते हैं। हम जो महाराष्ट्र से ऊपर जो लोग रहते हैं वो सब लगभग सभी लोग आर्य लोग हैं, जर्मनी से आए हैं, हमारे मूल जर्मनी में। और महाराष्ट्र से नीचे जिसे साउथ कहते हैं वो सारे लोग द्रविड़ हैं, वो यही के। हम लोग पानी और अच्छी जमीन की खोज में जर्मन इलाके से यूरोप से चलते चलते भारत में आए थे। ये बहुत पुरानी 5-10 हजार साल पुरानी बात है। इसे आर्य कहते थे, आर्य। इनका कहना था कि केवल जर्मन के आर्य ही इस दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं और यहूदी इनके दुश्मन हैं और इनको खत्म करना है। तो इसने क्या किया, फिर उनको खत्म करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनवाए और वहां पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लोग तरीके से लोगों को मारा। हमें आज उसके विचारों को समझना है, इसके लिए बाकी उसके कार्यों में मैं नहीं उलझ रहा हूं। मैं उसकी उंगलियों की रचनाओं के साथ आपके पास नए दृष्टिकोण लेके आया हूं। जनता के दिमाग बदलने की तकनीक हिटलर ने सत्ता पाने और यहूदी के खिलाफ नफरत को जायज ठहराने के लिए प्रोपोगंडा का सहारा लिया, जिसके मुखिया जोसेफ गोबेल्स थे। बिग लाई यानी गलत बात बताओ, बहुत बड़ा झूठ। नाजियों का मानना था कि अगर आप बहुत बड़ा झूठ बोलते रहें और बार बार दोहराते रहेंगे तो जनता आखिरकार आपके ऊपर विश्वास कर लेगी। उन्होंने फैलाया कि जर्मनी विश्व युद्ध कभी नहीं हारता अगर यहूदी ने पीठ में छुरा न खोपा होता। कोई लेना देना नहीं था। यहूदी ने उसके जीवन में कितने अच्छे कार्य किए देखिए, आगे मैं बताता हूं। ये आदमी अपने अंदर एक असंतुलित हार्मोनल कंडीशन, असंतुलित टूडी फोरडी, असंतुलित विचार प्रक्रिया का बहुत बड़ा बीमार आदमी है और इसने अपनी सारी असफलता दूसरों के ऊपर लाद दी और यहूदियों को बदनाम कर दिया और उनको खत्म भी कर दिया। सस्ते रेडियो ये यहूदियों जर्मनी के घर घर में लगाए जिसमें हिटलर के भाषण गूंजते रहे। स्कूलों के सिलेबस और बहुत सारी अलग जगहों पे इन्होंने इनका बहुत बदनाम करने का काम किया। अब देखिए, हिटलर के बचपन में तो ऐसा कोई यहूदी ने हादसा या बुरा बर्ताव किया नहीं था जिसके कारण आगे चलकर वो दुश्मन बना, बल्कि इसके विपरीत बचपन और किशोरावस्था में उसके अनुभव यहूदियों के साथ सामान्य या अच्छे ही रहे थे। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार हिटलर के बचपन से जुड़े तथ्य इस प्रकार है। बचपन में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोनाड इन में हुआ और उसकी स्कूली पढ़ाई लिंच शहर में हुई। इन जगहों पर यहूदियों की आबादी बहुत कम थी। देखो कितनी बहुत बड़ी बात है, सभी जर्मनी थे। बचपन से बड़ा हुआ, जब जवान हुआ तब तक आबादी जर्मन लोगों की है। इसके बचपन में कोई यहूदी लोगों ने इसके जीवन में आके कोई गलत काम नहीं किया। हिटलर के बचपन के एकमात्र करीबी दोस्त अगस्त कुबिजेक ने अपनी किताब में लिखा है कि स्कूल के दिनों में हिटलर को यहूदियों से कोई नफरत नहीं थी और ना ही ऐसी कोई घटना उसके साथ घटी थी। यहूदी डॉक्टर के प्रति गहरा सम्मान, जैसा कि पहले बताया है। जब हिटलर 18 वर्ष का था उसकी मां की मौत कैंसर से हुई। उनका इलाज करते हुए डॉक्टर जो थे वो एडवर्ड ब्लॉइक एक यहूदी थे। हिटलर का इस डॉक्टर के प्रति बहुत सम्मान था क्योंकि उसने उसकी मां को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। कैंसर से मां की मौत हुई, उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो हिटलर जब डॉक्टर
इतना सम्मान करता था, तो उसने क्या किया, जब इसने यहूदियों को खात्मा करने की ऑर्डर दी थी, तब इस डॉक्टर को चुपचाप वहां से निकाल के अमेरिका इसने भेज दिया। कितना दोगलापन देखो व्यक्ति को। सहायता की, उसके साथ उसने उसको बचाने की भूमिका भी निभाई। और एक जगह आप देखेंगे, जिसने उसको पढ़ाया, जिसने उसको लिखाया, जिसने रहने के लिए घर दिया, उसको पहले मरवा दिया। ये दोगलापन किस कारण से आता है, मैं आपको आगे अंगूठा, तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठा के रचना से बताऊं। कोई बुरी बात हुई नहीं तो फिर वो नफरत क्यों करेगा यहूदियों से। नफरत का कारण मानसिक बीमारियां, हादसा नहीं है, बल्कि की राजनीति थी। कई लोग सोचते हैं कि शायद किसी यहूदी ने बचपन में हिटलर के साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन इतिहासकार स्पष्ट करते हैं कि यह गलत धारणा है। हिटलर के दिमाग में नफरत का जहर 20 साल की उम्र में के बाद वियना और म्यूनिक में तब तक घुला जब तक वो खुद नाकामयाब न हुआ। देखिए, वो फेल जब तक नहीं होता है ना, तब तक उसके दिमाग में कोई गलत बातें नहीं थी। 2 बार रिजेक्शन हो गया, अब तर्जनी बढ़ी है तो बहुत भयंकर अहंकार हो गया। यार, मुझे बार बार ये लोग निकाल रहे हैं। और अहंकार और अपने तेज मिजाज को संभालने के लिए उसके पास जो कनिष्ठा है ना, वो बहुत छोटी, हौसला नहीं है, केवल तेज मिजाज। फिर आदमी अंदर ही अंदर बिल्कुल अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर इतनी बड़ी जलन हो जाती है कि फिर उसके दिमाग का संतुलन खत्म हो जाता है। फिर वो अपने अपयश का कारण किसी दूसरे के ऊपर लगाना चालू करता है। उसने अपनी नाकामयाबी का गुस्सा खुद पर लेने के बजाय समाज के समृद्ध यहूदी वर्गों पर मरना चालू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद उसने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहूदियों के सामने विलन की तरह खुद को पेश किया। संक्षेप में कहे तो हिटलर का यहूदी विरोधी होना किसी बचपन के हादसे का नतीजा नहीं था, बल्कि सोची समझी राजनीतिक साजिश, अंधराष्ट्रवाद और नफरत का प्रोपोगंडा था। अब देखिए, हिटलर निजी जीवन में काफी हद तक एक इंट्रोवर्ट, एकांत प्रिय व्यक्ति है, लेकिन बोलने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन कम बोलने वाला बिल्कुल नहीं है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात को समझिए। क्या हो गया? वहां चला गया। अरे ठीक। अब ये इंट्रोवर्ट क्यों है आपको समझना होगा। हिटलर अपने जीवन में बहुत ही अंतर्मुख था, एकांत प्रिय था, लेकिन कम बोलने वाला बिल्कुल नहीं था। ये कैसे हो गया? जब सार्वजनिक भाषण नहीं दे रहा था, तब भी वह आम लोगों की तरह सामान्य बातचीत करने के बजाय घंटों घंटों तक लगातार एक तरफ बोलना पसंद करता था। इतिहासकार और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हिटलर इस विरोधाभासी व्यक्तित्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। निजी जीवन में अंतर्मुखी और शर्मिला स्वभाव, वह अकेलापन, कम दोस्त। बचपन और युवा अवस्था में हिटलर बहुत ही शर्मिला है, अंतर्मुखी और एकांत प्रिय है। ये किस कारण है मित्रों? जब आपकी तर्जनी बड़ी हो जाती है और आपकी अनामिका रिंग फिंगर छोटी हो जाती है, तो ऐसे लोगों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भारी कम हो जाती है। एस्ट्रोजन की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा एकदम गिर जाने से ये लोग ज्यादातर शर्मीले, अंतर्मुख और कम बोलने वाले हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है, समाज में जाएंगे तो बहुत आक्रामक हो जाए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये बहुत शर्मीले और बहुत ही कम बोलने वाले, बहुत ही एकांत प्रिय हो जाते हैं।
उसके बहुत कम दोस्त थे और सामाजिक समारोह में जाने से वो कतरा था, क्योंकि उसके पास वो हौसला और करेज नहीं था। पार्टियों में वह शादियों की पार्टियों में, अनौपचारिक मुलाकातों में, महिलाओं के साथ सामान्य बातचीत या हंसी मजाक करने में उसे बहुत असहज महसूस होता था। ये सारे पुरुषों के गुण उनमें अनामिका छोटी होने की वजह से एकदम से गिर गए और वो बहुत ज्यादा डाउटफुल नेचर का हो गया, शंकालु स्वभाव का हो गया। वह स्वभाव से बेहद संदेही था और बहुत कम लोगों को ही अपने करीब आने देता। कम बोलने वाला नहीं बल्कि लगातार बोलने वाला, एक तरफा संवाद, चर्चा के साथ करना या सामान्य जब बातचीत करना असंभव था। डिनर पार्टियों में, निजी बैठकों में वह किसी बात को सुनने के बजाय खुद इतिहास, कला, शाकार, राजनीति पे घंटों तक व्याख्या। देखिए ये दोगला व्यक्तित्व है। तर्जनी बहुत बड़ी हो गई और अनामिका छोटी हो गई। अनामिका जरूरत से ज्यादा छोटी हो गई, तर्जनी जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। ये जो कॉन्ट्रास्ट व्यक्तित्व है, ये कॉन्ट्रास्ट व्यक्तित्व आपके नाजी के नेता यानी एडोल्फ हिटलर के व्यक्तित्व में आपको साफ दिखेगा कि जो कहीं पर भी जाएगा तो खुद ही बोलेगा और खुद का मेरा ही सुनो या दूसरे किसी का सुनना नहीं, या तो फिर चुप हो जाएगा। यानी ये किसी के साथ संवाद नहीं करता है, ये किसी के साथ बात नहीं करता है, ये या तो खुद बोलता है या फिर नहीं बोलता है। वो दूसरों के विचार जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है बल्कि अपने विचारों को थोपता है। तर्जनी बड़ी हो गई, अनामिका एकदम छोटी है। इस टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का भारी गिरना और एस्ट्रोजन की मात्रा का एकाएक से बढ़ जाना। आज सुबह ही मीनू जी को मैंने एक बहुत गंभीर अभ्यास की तरफ ले जाते हुए एक संदेश भेजा था। बहुत कम लोगों ने शायद उस अभ्यास को समझा है। मित्रों, इन चीजों का अगर जब आप नहीं समझेंगे तो आप मानवीय जीवन के किसी भी अंग को नहीं पहचान सकते। केवल रेखाएं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकती। हिटलर का हाथ आपके सामने रखते हैं और आपको अगर पूछते कि क्या यह आदमी संत हो सकता है, ये कैसा होगा, कैसे बताएंगे कि यह आदमी 2.25 करोड़ लोग, इतने लोगों को मारने के लिए सक्षम आदमी है। पूरी दुनिया को इसने अपनी मुट्ठी में दबा दिया। ये जो दोगलापन है, ये जो अत्याधिक अंतस्थ ग्रंथियों का अव्यवस्थित स्थिति है, संतुलन खो चुका है, ये चीजें आपको हस्तरेखा में नहीं, हस्त लक्षण में ढूंढनी पड़ेगी। दूसरों को जानना नहीं है, खुद का ही आपको हर विषय सबके सामने रखना है। तर्जनी का अत्यधिक बड़ा हो जाना एस्ट्रोजन की मात्रा में बढ़ा। लेकिन फिर जब कोई कार्य करके सबके सामने जाना है या फिर सबके साथ अच्छा सा संवाद करना है, सबके साथ बात करनी है, तो वो आदमी वहां एकदम से गुमसुम हो जाता है, अकेले में रहता है, शर्मिला हो जाता है, किसी के साथ बात करने में विश्वास नहीं रखता। एस्ट्रोजन की, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई। जब भी तनावजनक स्थितियों में पुरुष जाते हैं तो वो अपना संतुलन खो देते हैं। मैंने आज सुबह ही एक बड़ी गंभीर बात को बताई थी। लेकिन महिलाएं तनावजन्य स्थिति में एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने के बाद भी अपने संतुलन को खोती नहीं है, अपनी याददाश्त को खोती नहीं है और वो और निखर के आती है। तर्जनी का पुरुषों में बढ़ना, तर्जनी का महिलाओं में बढ़ना, तर्जनी के साथ अनामिका का एकाएक से छोटा हो जाना, ये आपकी अंतस्थ ग्रंथियों के असंतुलन का बहुत गंभीर अभ्यास है। इंसान ऐसे बर्तन करता है जो किसी को भी समझ से परे हो जाए। कोई देखेगा तो ये आदमी तो बहुत बात करता है, बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो केवल अपना विचार रखता है और या तो उसको मानो या फिर वो मेरे से बात ही नहीं करो। ये बड़ी मजेदार रचना जो अंतस्थ ग्रंथियों की, वो आपको यहाँ पे समझनी है। मंच पर पूरी तरह से बदल जाता। भाषणों में अति उत्साह, हालांकि व्यक्तिगत रूप से शांत और आरक्षित रहने वाला, अकेला रहने वाला, कम बोलने वाला, जब भी मंच पे जाता है एकाएक से बहुत भयंकर रूप ले लेता है।
अत्यधिक आक्रामक और ऊर्जावान वक्ता बनता है, क्योंकि एस्ट्रोजन उनके पास बहुत मात्रा में है। लेकिन एस्ट्रोजन की अति उच्च मात्रा तनाव के क्षणों में खत्म हो जाती है। ये स्थिति महिलाओं में खत्म होने के बाद भी महिलाएं अपने व्यक्तित्व को खोती नहीं है, उससे निखर के आती है, और पुरुष ऐसी स्थिति में अपने वजूद को खो देता है। मैंने आज ये बात जब लिखी थी, मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग इस विषय में अपने दृष्टिकोण को रखेंगे, पूछेंगे, या इसके और गहराई में जाने के लिए पहल करेंगे, लेकिन आज किसी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। मीनू जी ने अपनी सहमति बड़ी अच्छी तरह से जताई, और उन्होंने इस चीज का स्वीकार किया कि उनके बचपन की परवरिश लड़की और कमजोर ना होते हुए एक सक्षम और लड़के के रूप में की गई, और उसकी वजह से उनका जीवन आपत्तियों से जूझने में बचपन से ही सक्षम हो गए, और एस्ट्रोजन की क्षमता उनके जीवन में रूपांतरण लेके आई। बचपन से ही उन्होंने तनाव देख लिया, और तनाव में वो अपना हौसला खोए बगैर और निखर के और शक्तिशाली बन के आ गई। और ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता हूं। इस विज्ञान के और अंतस्थ ग्रंथियों के संतुलन को आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। मैं बहुत दिनों से ये सारी चीजें आपको बताने की इच्छा में था, लेकिन सभी उंगलियां एक बार पढ़ा लूं, फिर सभी उंगलियों को एक साथ आपके सामने रखूंगा, और इन सभी उंगलियों के अंतस्थ ग्रंथियों को भी आपके सामने रखूंगा। ये विषय दिमाग में था, और संजोग से मीनू जी ने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया, लेकिन उस गहरे सवाल के जवाब को गहराई से आप कितने लोग समझ रहे हो, ये बात बहुत बड़ी है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को इन बातों का अभ्यास हुआ। संभवतः वेदपाल जी जैसे बड़ी सूक्ष्म चीजों को पकड़ने वाले लोगों ने उसको जरूर पकड़ा होगा, उन्होंने उसमें बहुत जरूर अपना एक दृष्टिकोण बनाया होगा, और अपने अभ्यास में उसको जोड़ के उस यात्रा का वो एक हिस्सा बनेंगे। मीनू जी ने तो उसको जोड़ा ही क्योंकि उनका तो अनुभव रहा है। हमारी पंढरपुर की एक सक्षम छात्रा ऐसी ही है, दो है एक की जगह, विद्या रेपाल जी हैं और रेखा टाक जी। इन दोनों के जीवन में परवरिश कुछ ऐसी हुई। इन दोनों की तर्जनी की लंबाई और इन दोनों के बचपन की परवरिश लड़के के जगह लड़की को सक्षम बनाने की दिशा में देखी, और आज वो काफी निखर के सक्षम रूप से सबके सामने प्रस्तुत है। तो इन संतुलनों को हमें समझना है। इसका विपर्यास, इसकी विपरीत स्थिति पुरुषों में क्या हो जाती है, अपना वजूद ही खो जाता है। उनकी अनामिका छोटी होना कतई मंजूर नहीं है। भीड़ से ऊर्जा पाना, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर को आम लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने में घबराहट होती थी। देखिए, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई, लेकिन हजारों लाखों की अज्ञात भीड़ के सामने चिल्लाकर भाषण देने में उसे अलग तरह की ताकत और सुकून देता था। मैं जो बता रहा हूं सबको समझ में आ रहा है क्या? मुझे मालूम नहीं आप कितने लोग इस चीज को महसूस कर रहे हो। सही सर। सर सब सब सर सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है सर। सब समझ रहे हैं मैं सर। बहुत प्रयास कर रहा हूं इस चीज को आपको थोड़ी गहराई से समझाऊं। आप जरूर इसको गंभीरता से लें, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया ये सारे विषय आपके सामने रखने के लिए। संक्षेप में कहे तो हिटलर का व्यक्तित्व एक असामाजिक, अंतर्मुखी, असामाजिक, अनसोशल इंट्रोवर्ट जैसा था, जो अकेले समय बिताना पसंद करता था, लेकिन जब भी लोगों के बीच होता था तो शांत रहने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए लगातार बोलता रहता। और एक बात, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम हो जाने की वजह से हिटलर का अपने जीवन में महिलाओं से मेल मिलाप या महिलाओं से मैत्री या महिलाओं से सहजता बहुत कम थी। वो महिलाओं से खुल के मिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, और उनको महिलाओं से काफी असहजता महसूस होती थी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष
न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको पुरुष हार्मोन कहते हैं, वही उनके अंदर भारी मात्रा में कम हो गया। इसकी वजह से वो महिलाओं के प्रति कम आकर्षित होते थे, और समाज में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए बड़े आक्रामक हो जाते थे। तर्जनी की आक्रामकता उनके अंदर समाज को संगठित करके नेतृत्व की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अच्छी रही, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने के कारण हौसला कम हो गया, लोगों से मिलना कम हो गया, लोगों से बात करने में डर लगने लगा, अकेले ही अकेले में वो खुद में घुट घुट के जीने लगा, उनको महिलाओं से डर लगता था। कितना बड़ा ये विरुद्ध और असंतुलन का अभ्यास है। उंगली के पोरों की लंबाई, पहला पोर लंबा होना व्यक्ति का झुकाव धार्मिक, कला और अध्यात्म की तरफ, दूसरा पोर व्यापारी, विज्ञान, रसायन या मशीनरी के कार्यों से, तीसरा पोर दर्शाता है कि मानसिक रूप से चतुर है और अपने फायदों के लिए अच्छे से समझता है। देखिए, इसे हम तमोगुणी कहते हैं, खुद का फायदा लेने में बहुत सक्षम और बड़े चतुर लोग होते हैं। फिर अब खुद का फायदा अच्छे के लिए करें या बुरे काम के लिए करें, ये समय और स्थल सापेक्ष। तो ये आप ध्यान में रखें कि इनके हाथ में ये जो तीसरे पोर विकसित है, ये इनको तमोगुणी बना रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृतस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। यह श्लोक भागवत गीता के अध्याय 14 का 14वां हिस्सा है, जहां भगवान श्री कृष्ण मानव व्यवहार और चेतना को प्रभावित करने वाले गुणों से बात करते हैं। सत्व गुण वाले ऊपर उठते हैं, राजस गुण वाले मध्य में रहते हैं और तामस गुण वाले नीचे की ओर डूबते हैं। प्राणियों की यात्रा उनके अंतर्निहित गुणों पर आधारित है। हम में से बहुत सारे लोगों की तीसरे पोर बड़े हैं, तो हम गलत चीजों को जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर के हार्मोन्स को संतुलन हमारी उंगलियों की लंबाई से हमको पकड़ना होगा, और ऐसी रहस्यमयी चीज हो जाए तो और बहुत विशेष बातें होंगी। अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इनके अंगूठे का भी हम समझेंगे। देखो, हिटलर क्या कहता था, मैं वो हस्ती हूं जिसने मिटाने के लिए कभी विश्व युद्ध हुआ था, रिमेंबर माय नेम अगेन, एडोल्फ हिटलर। फिर हिटलर यहूदियों का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना? राजनीति का एक बलि का बकरा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की शर्मनाक हार हुई और देश मंदी में डूब गया। हिटलर को सत्ता में आने के लिए जर्मन जनता के गुस्से को किसी प्रकार किसी एक कम्युनिटी पर मोड़ना था। उसने झूठ फैलाया कि जर्मनी की हार और गरीबी के लिए यहूदी कम्युनिस्ट जिम्मेदार है, और यह प्रोपेगेंडा और नस्लीय नफरत हिटलर को एक झूठी थ्योरी देने के लिए बहुत अच्छी तरह से साबित हो गई, जिसके तहत जर्मनों को दुनिया के शुद्ध नस्ल और यहूदियों को समाज के लिए खतरनाक वो मानता था। सत्ता और अंतरराष्ट्रवाद के लालच में उसने उन लोगों के उपकारों को पूरी तरह से भुला दिया जिन्होंने कभी उसकी जान बचाई थी। इसके यह इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक अंधापन और नफरत किसी इंसान को इस कदर अंधा बना देती है कि वो व्यक्तिगत एहसानों को भी भूल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध और पहली लिखित नफरत। देखिए, जर्मनी की हार हिटलर को बहुत गंभीरता से लगी, उसको सदमा लग गया था। उसने यह झूठ फैलाया कि जर्मनी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अंदरूनी यहूदियों और कम्युनिस्ट की गद्दारी के कारण हारा है। 1919 में लिखे गए गेमलिच पत्र में हिटलर ने पहली बार लिखित रूप में यहूदी समाज के लिए एक बहुत बुरी बात कही, और उसने कहा कि इस समाज को पूरी तरह से हटाना होगा। फिर जोसेफ गोबेल्स के माध्यम से उसने पूरी दुनिया में नफरत फैलाने के लिए यहूदी बेकार है, यहूदी बेकार है, ऐसे सब जगह नारे लगा के सब लोगों का यहूदियों के प्रति रुझान बदल दिया। देखिए, संक्षेप में हमें क्या कहना है कि ये सारे इनके जीवन की नाकामयाबी और उस वक्त गलत लोगों के संपर्क में आने के कारण एक नाकामयाब, बेकार और
भिखारी कंगाल आदमी गलत लोगों के संपर्क में आने के कारण एक उग्र नक्सलवादी बन गया, एक उग्र राष्ट्र नेता बन गया, जिसने 2.25 करोड़ लोगों को मरवा दिया। शुरुआती दिनों में यहूदियों के द्वारा दी गई मदद और व्यवहार, विरोधाभासी व्यवहार को हम इन ऐतिहासिक तथ्यों से समझते हैं। देखिए, वियन्ना के दिनों में यहूदी व्यापारियों की मदद, जब हिटलर 1908 से 1913 के बीच में ऑस्ट्रिया की राजधानी, किसी का स्पीकर चालू है, कृपया स्पीकर बंद कर। 3-4 लोगों के चालू है, अभी बंद कर लें तो पता लग जाता है होता है। कृपया अपने स्पीकर बंद रखें, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात हो रही है। और वीडियो भी बंद कर ले भाई, अच्छा नहीं लगता है, लेटे रहते हैं लोग। देखिए, शुरुआती दिनों में ये पेंटिंग बेचता था और उस समय सैमुअल मार्गस्टन और जेकब वैरसन जैसे यहूदी कलाकार, कला व्यापारी हिटलर की पेंटिंग खरीदते थे, आगे बेचते थे और हिटलर का खर्चा इससे चलता था। यहूदी डॉक्टर जिन्होंने हिटलर की मां को बचाया, बहुत सारा इलाज किया और गरीबी होते वक्त मुफ्त में उनका इलाज किया, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा कर है। कोई बात कर रहा है कि सर BS चौहान, विजय गुप्ता, विजय गुप्ता जी वापस कर देती। BS चौहान, नहीं सर, मेरा तो ये आपका, मैं कोई आपकी बात नहीं चल कर रही रहा, है। फिर नहीं कर लेता हूँ। भाई, यहाँ पर चालू है, कोई बात नहीं कर रहा सर। विजय गुप्ता जी हैं, उनका भी चालू है। कृपया अपने माइक बंद करें। विजय गुप्ता सर, आपका माइक बंद करें प्लीज। तो माँ के ऊपर बहुत बड़े उपकार डॉक्टर यहूदियों ने किए थे। इनके सारे पेंटिंग्स लेके यहूदियों ने इनको जीने के लिए पैसा दिया। एक यहूदी के घर में रहते थे, जो उनके पास कुछ नहीं था, तो वो यहूदी उनके जीने का, खाने पीने का और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ उठाता था। ह्यूगो एलेंगर, जो जिस ये मकान विजय मालिक गुप्ता जी बंद करिए, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, ऐसे नहीं। पूरी वो सुन ही नहीं हमारा रहे हो, हमारा उनका ध्यान भी नहीं है इधर। सर कॉल कर उन, दीजिए फिर। उनका ध्यान जो है ही नहीं इधर। माइक पे आवाज आ रही है। विजय गुप्ता जी बंद करिए माइक अपना। ओके विजय सर, गुप्ता सॉरी। जी, जिस मकान में रहते थे, उस मकान मालिक के ऊपर बहुत उनके उपकार थे। मकान मालिक के उपकार उनके बहुत, हिटलर के ऊपर बहुत सारे उपकार थे। माँ के ऊपर इलाज मुफ्त में करके यहूदियों ने बहुत सम्मान किया था। यहूदियों ने उनको जीने के लिए उनके पेंटिंग्स लेके उनको बहुत सारा पैसा दिया। ऐसे बहुत सारे हादसे हैं जहां हिटलर के साथ यहूदियों के संबंध बहुत अच्छे रहे। लेकिन तीसरे पोरों की रचना, कनिष्ठा का छोटा होना, तर्जनी का बढ़ जाना और कनिष्ठा का छोटा होने के साथ अनामिका का भी छोटा हो जाना, अनामिका का छोटा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, गलत बैलेंस बन गया। तो ये सारी चीजें इस आदमी को गलत दिशा में ले जाने के लिए कारण बन गए। अंगूठे का बहुत बड़ा रहस्य समझिए। हथेली के निचले हिस्से की स्थित अंगूठे की, ये जो छोटी उंगली है, अंगूठे की उंगली भी छोटी है और काफी निचले हिस्से में बैठा है। ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, फिलहाल आप समझ लो। हाथ पर निचले हिस्से में स्थित छोटा अंगूठा हो तो उतना अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि बड़े अंगूठे से व्यक्तित्व जो उत्कृष्ट छाप मिलती है वो छोटे अंगूठे में नहीं दिखती। जाहिर है, ऐसे अंगूठे वाले लोग भावुक होते हैं और ऐसे व्यक्ति में स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता कम होती है, दूसरों के प्रभाव में आ गए और किसी भी मामले में जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके निर्णय अक्सर गलत होते हैं और जीवन में वो असफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आदत केवल स्वार्थ पर केंद्रित होती है, इसलिए भले ही वे कभी कभार उदारता दिखाएं, उनका मकसद यही होता है कि मुझे इससे क्या लाभ होगा,
यहां तक कि वे कभी, कि अगर वे किसी की मदद करना चाहे तो भी उसमें कुछ न कुछ लाभ की अपेक्षा रखेंगे। फिर दान करने की समझ उनमें कैसे आ सकती है? संक्षेप में, ऐसे व्यक्ति का होना अच्छा नहीं है। उपरोक्त कथन की यही सत्यता स्पष्ट है। एक छोटा अंगूठा उनके जीवन में बहुत गंभीर स्थिति लेके आया है। स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता नहीं है और जल्दबाजी में भावुकता से निर्णय लेते हैं। सभी भावुकता से गलत निर्णय लिए, गलत लोगों के चंगुल में फंस गए। गलत लोगों के विचारों का प्रभाव छोटी कनिष्ठता के कारण आ गया। गलत सोच विचार करने का ही तरीका था, क्योंकि तीसरे पोर बड़े हैं। स्वाभाविक रूप से उनके निर्णय अक्सर गलत गलत ही होते रहे, भले ही वो कुछ समय के लिए सक्सेसफुल या बहुत उन्होंने अपने नतीजों को हासिल करने में बहुत अच्छी बढ़ोतरी ले ली, लेकिन कार्य तो पूरा स्वार्थ का ही था। लोगों को मरवा रहे थे और लोगों का वो गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे। 2.25 करोड़ लोगों को मारना कोई मजाक नहीं है, और उसके कारण उन्होंने जो कर्म किए वो सारे इस नीचे बैठे हुए अंगूठे के कारण। आने वाली कक्षा में मैं आपको अंगूठे में बहुत बड़े बड़े दृष्टिकोण देने वाला हूँ। गंभीरता से इस कक्षा को पूरी करेंगे। अंगूठा आपके जीवन का सबसे बड़ा स्टेयरिंग है, सुकानू है। हमारी जीवन की नैया, हमारे जीवन की गाड़ी कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगी, ये तय हमारा अंगूठा करता है। और उसकी ये स्थिति जो है वो सबसे खराब स्थिति है। उसका अंगूठा बहुत नीचे बैठा हुआ छोटा अंगूठा था, और अंगूठे का छोटा होना यानी अंगूठे की ये स्थिति है। देखिए, इस स्थिति में आपको समझना होगा। पीपीटी में देखिए, अंगूठे की लंबाई तर्जनी के तीसरे पोर के सीमा प्रदेश से भी नीचे गुरु तक आ गई थी, जबकि ये कहा चाहिए अंगूठा तीसरे पोर के मध्य तक पहुंचना चाहिए। ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। आप ऐसे बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जिनका अंगूठा छोटा है और नीचे की ओर बैठा हुआ है, जिसकी लंबाई पूरी नहीं है। आप आपका हाथ सीधा करें, आपकी उंगलियां एक दूसरे से जोड़े और आपका अंगूठा ऊपर लेके आए। आप कैमरे में देख सकते हो मेरा हाथ। अंगूठा अगर तर्जनी के तीसरे पोर के मध्य से ऊपर चला गया तो आपका अंगूठा विकसित हो गया, आपका अंगूठा श्रेष्ठ स्थिति में चला गया। और इसके लिए आपको बड़ी कुदरती तरीके से अपनी उंगलियों को एक दूसरे की तरफ लेना है। ये देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके हाथ में बनी हुई है। द लास्ट डेज एंड द डेट ऑफ एडोल्फ हिटलर। देखिए, उसके जीवन का ये आखिरी फोटो है। उसके बाद ये आदमी इस दुनिया से विदाई लेके चला गया। इस सारे अभ्यास में हमको यही देखना है कि हमारी ऊर्जा कहाँ काम करती है। हमें किसी के साथ नफरत करनी है या हमें किसी के साथ सम्मान और प्रेम से वर्तन करना है। देखिए, ये है एक एनर्जी का डिवाइडेशन। जब हम शर्मसार होते हैं, जब हमें हमारे किए हुए कर्मों से लज्जा महसूस होती है, तब हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे कम स्तर पर काम करती है। हमारी जो अंतर तरंगे हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी चेतना की, वो 20 हर्ट्ज तक नीचे आ जाती है। गिल्ट 30, एपथी 50, यानी 75, फियर 100 हर्ट्ज पे आ गई। और जब हम चेतना की सर्वोच्च स्थिति में जाते हैं, सबके साथ प्रेम, सम्मान, सबका आदर और ईश्वर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तब सबके साथ प्रेम आता है तो फ्रीक्वेंसी हमारी चेतना की 500 हो जाती है। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो 540। जब आंतरिक शांति और एक सबके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, 600 हर्ट्ज तक आ जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी।
700 हर्ट्ज के ऊपर जब चली जाती है फ्रीक्वेंसी, तो हम एनलाइटमेंट की तरफ चले जाते हैं, आत्म प्रकाश की तरफ चले जाते हैं और खुद का हम प्रकाश बन जाते हैं। तो हमें जीवन में ऊर्जा के इस चित्र को सदैव ध्यान में रखना है। या सर ये मेजर कैसे करते हैं? इसके स्पेशल अभ्यास है आपके जो अंदर ये सारे जो फियर फैक्टर या फिर आपके जो भाव है, इसके कारण आपकी जो चेतना है, देखिए ये चेतना के सारे कलर बने हैं। आप जब अल्टीमेट अनकॉन्शियस होके एनलाइटमेंट की तरफ चले जाते हो समाधि में, तो वहां पे पर्पल कलर तैयार हो जाता है, प्यार, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, इसमें एक गहरा नीला कलर बन जाता है ऊर्जा का। जब आप में करेज, न्यूट्रलिटी, प्राइड, इन चीजों का अंतर्भाव होता है, हरा कलर बन जाता है। जब आप गुस्सा, प्रतिशोध, डर, स्वार्थ, शर्म और गुनाहगार व्यक्तित्व में ढलने लगते हो, तो धीरे 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 आपकी ऊर्जा का कलर लाल हो जाता है। और इसको बाकायदा पढ़ा जा सकता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसके कौन से उपकरण है, मैं आपको आज ग्रुप के ऊपर भेज देता हूं। और ये चार्ट जिन शास्त्रज्ञों ने, जिन वैज्ञानिकों ने बनाया है, उनके नाम भी प्रस्तुत करता हूं। ये यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि जीवन हमारा अच्छी तरह से जीना है हमें, और किसी भी लिहाज से हमें हमारी ऊर्जा को निचले स्तर पे नहीं अपितु ऊपरी स्तर पे लेके जाना है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम ऊर्जा का कौन सा व्यवस्थापन लेके आए। हिटलर कौन सा व्यवस्थापन लेके आया, तो हिटलर के हाथ में नहीं था। लेकिन अगर हम हमारी ऊर्जा के व्यवस्थापन को समझ ले, और अगर हमारे अंदर कहीं डर है, हमारे अंदर कहीं स्वार्थ है, हमारे अंदर कहीं गुस्सा है, हमारे अंदर कहीं भय है, तो ये हमें मूलाधार की तरफ लेके जाएगा। और हमारे अंदर जब प्रेम, सम्मान, सबके लिए विशाल अंतकरण, एक आनंदमय व्यक्तित्व और सबके साथ जुड़ के आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ेगी, तब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी, सबसे ज्यादा मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी। और तब हम समाधि का अनुभव करेंगे, स्वयं खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। हिटलर जैसे लोग जिनके हाथ की रचना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके हाथ में अंगूठा बहुत नीचे बैठा है, सभी पोर, तीसरे पोर बहुत ज्यादा प्रभावी है, कनिष्ठा छोटी हो गई है, अनामिका छोटी हो गई है, तर्जनी बढ़ गई है। और ये सारी चीजों का जो मेल है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तित्व में चला है, दोगला व्यक्तित्व बन गया है। और जो घर में बहुत चुपचाप गुमसुम रहने वाला आदमी, वो जब भी मंच पे जाता है वो एकदम आक्रामक हो जाता है और कहता है सारी चीजें मेरे कब्जे में दो, या तो फिर मुझे दो, या फिर मैं किसी को नहीं दूंगा। और अगर नहीं मिलती है तो या तो फिर बहुत डरपोक हो जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, और अंदर ही अंदर घुटता है और प्रतिशोध लेने की भावना से भर जाता है। अपने फेल्यूअर का, अपने अपयशों का जिम्मा लोगों के सर पर मरता है और गलत लोगों के संपर्क में आते गलत काम करने लगता है। ये है हिटलर सर ये जैसे ये सब लक्षण है आज की डेट में किसी के पास मिलेंगे तो हम तो कहेंगे तो निकम्मा है, बेरोजगार रहेगा, ये तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये तो बिजनेस भी इसके फ्लॉप होंगे। मगर ये तो राजा था, ये तो पूरा जर्मनी का राजा था, ये तो नहीं सर, इसमें ये तो राजा राजयोग लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये राजा कोई नहीं था, एक भिखारी था, खाने पीने के लिए कंगाल था। इसने धीरे धीरे एक रिपोर्टिंग का काम चालू किया, सेना में पहले तो भर्ती हुआ और सेना के अंतर्गत बहुत सारी खुफिया खुफिया जानकारियों को रिपोर्टिंग करने की काम उसको मिला। और फिर उसने गलत रिपोर्टिंग चालू कर दिया, यहूदी बेकार है, यहूदी नालायक है, यहूदी ऐसे हैं, यहूदी वैसे हैं। इसकी निजी जीवनी में जाएंगे तो बहुत सारी आपको मजेदार बातें पता चलेगी। ये आदमी पूर्णतः गलत तरीके का ही आदमी बना था, और इसको और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने उसके जीवन में बर्बाद कर दिया।
इसको बार बार पेंटर होने के लिए उनके स्कूल ने रिजेक्शन कर दिया। बचपन पूरा पिताजी के मार खाने से और अत्याधिक क्रूरता से भरा था। तो उसके प्रति, पिताजी के प्रति वो बहुत गुस्से से और नफरत से भर गया था। एक बच्चा जब पिताजी के रूप में एक सुलझा हुआ, प्रेम करने वाला, सम्मान देने वाला अच्छा व्यक्ति देखता है तो समाज को भी वो अच्छे रूप से देखता है। जब उसकी माँ चली गई तो उसके पास कोई सहारा नहीं था। अब किसके साथ बात करेगा? एक माँ थी, वही केवल इसका सहारा थी, तो वो अंदर से टूट गया। एक माँ, एक पिता बच्चे की परवरिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मैंने आज ये बात सुबह बड़े विस्तार से लिखी थी और मीनू जी ने, विद्या जी ने, रेखा जी ने, जो लोग कनिष्ठा, माफ करिए, तर्जनी की लंबाई से सम्मानित है, जिनका 2D 4D बड़ा है, ऐसे महिलाओं के हाथ में, इनको जीवन में अगर आप एक अच्छे पिता का, इनको अगर सहवास मिला पिताजी के द्वारा, इनको अगर अच्छी तालीम मिली और बचपन से ही अगर ये खतरों से खेलते रहे तो जीवन में आगे बहुत अच्छे, सक्षम रूप से परिवार का निर्वहन करने वाले व्यक्ति बनते हैं। बबीता कुमार जी भी ऐसे ही जीवन से आई है, जहां इन्होंने अपने जीवन में ज्यादातर काम सभी पुरुषों के, जिम्मेदार घर के वरिष्ठ लोगों के किए, जबकि ये महिला होते हुए भी बड़ी सक्षमता से पुरुषों के कार्य को निर्वहन करती। कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्या लेके आए हो इसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं, लेकिन जो माहौल बचपन में मिलता है, जिस परिप्रेक्ष्य में आपका पूरा जीवन निर्माण होता है, जो तालीम आपको मिलती है, जो आपके जीवन के बचपन का आपको एक माहौल मिलता है, उसमें इंसान बनता है, उसमें इंसान ढलता है। कोई बच्चा, कोई आदमी गलत काम के लिए जन्मा नहीं या बन के नहीं आया। अगर पिताजी का उचित सम्मान मिलता, पिताजी से प्रेम मिलता, तो वो समाज को अच्छी नजर से देखता। उसको अगर आर्ट के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो संभवतः वो बहुत बड़ा पेंटर बन जाता। अगर उसको उचित समय पे माँ का साथ मिला होता तो उसको देखो, निहायत कम बोलने वाला और अंदर ही अंदर घुटने वाला आदमी है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम है। तो माँ के साथ वो बात करके अपने दिल को बहुत अच्छा संभाल लेता था, लेकिन माँ का कैंसर से बहुत पहले जाना हुआ और फिर उसके पास अब प्यार और सम्मान की कोई जगह बची नहीं। फिर दुनिया ने उसके साथ नफरत की, पिताजी ने नफरत की, तो वो नफरत से भर गया और फिर आजीवन वो नफरत से ही दुनिया को देखते रहा। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे कश्मीर के नौजवान, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग जातियों के नौजवान गुमराह हो जाते हैं और गलत दिशा में चल के इंसानों की जान लेने लगते हैं। कुछ ऐसी रचना उन लोगों के हाथ में रहती होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरा निवेदन आज का यही पे खत्म हुआ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। सर सर, आज के युग में सर ऐसा बंधन नहीं है, मेरा ये तो प्रश्न ये बहुत था पुराना कि हो गया। जैसे आपने ये बताया इनके बारे में, जी, तो कहीं ना कहीं परवरिश का असर रहा बहुत ज्यादा, है ना? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और बेसिकली तो ये आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट जो व्यक्ति होता है, जैसे जो आगे जो उंगलियों के जो पोर हैं वो कॉनिकल टाइप हैं, जी, तो ऐसे लोग वैसे अगर हम बात करें तो ये मतलब अच्छे हृदय के होते हैं। और जो जो कलाकार व्यक्ति होता है, तो कलाकार व्यक्ति का तो दूसरों के प्रति मतलब एक अच्छा मतलब भावना रहती है। तो बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो सारा का सारा जो क्रेडिट गोज टू इनके फादर पे ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो परवरिश देखी ना, उसकी वजह से उनके अंदर कटुता आ गई। और मतलब इनके हाथों का स्ट्रक्चर ऐसा था, अंगूठे का छोटा होना, उंगली का छोटा होना, कनिष्ठा का और अनामिका का छोटा होना, जी, बेसिकली ये कारण बना इनका इस प्रॉब्लम की। और सर मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी इनकी उंगलियों के अंदर शायद गांठें भी नहीं रही होंगी, जिसके कारण इनका प्रभाव दूसरे लोगों का जो इनके ऊपर पड़ा वो बहुत ही इजीली पड़ गया। संभव है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल संभव है, संभव है बहुत।
ठीक है सर, कैसा लगा? थैंक जी जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ सर पूछना? आज के युग में ऐसा कोई जो लेटेस्ट मतलब आजकल के टाइम में ऐसा कोई पर्सन हो, ये तो बहुत पुराने हो गए ना। सर ये जो नेतन्याहू है इसने मतलब कि 8-10 हज़ार तो मुसलमानों को मार दिया होगा सर अभी तक। ये किसने? युद्ध चल रहा है जो ईरान का, हाँ ईरान जी, ईरान का और ये उसका नेतन्याहू होकर, बिल्कुल। तो फिर नितिन इसका क्या मतलब उसके हाथ में भी थोड़े से निशान तो आने चाहिए जी ये। संभव है क्योंकि सर, ये यही यही इसी चीज को हमें समझना है। हाँ जी। हमें हमें तीसरे पोरों का विकास, हमें तर्जनी का अत्यधिक विकास, लेकिन अनामिका का बहुत कम विकास, कनिष्ठा का कम विकास, अंगूठे अंगूठे का निचली स्तर पे चले जाना, इन चीजों को जब भी हम किसी के हाथ में देखेंगे तो हमें सावधान होना, हमें सावधानी से ऐसे लोगों को समझना है और उनके परिवार वालों को उनकी परवरिश के लिए बहुत गंभीर सूचनाएं देनी है। ये बालक ऐसा क्यों जन्मा, इसके ऊपर इसका जोर नहीं है। कुदरत ने इसको क्या दिया, ये कुदरत का तकाजा है। लेकिन पिताजी की परवरिश, समाज ने ठुकराया, माता का जल्दी जाना और गलत लोगों की संगत मिल जाना और गलत विचारों का प्रभाव है, विचार भी गलत है तो गलत दिशा में बह जाना और फिर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना, ये एक बहुत विशेष यात्रा है और मानवीय सभ्यता के लिए बहुत क्रूर यात्रा है। हम इस तरीके के लोगों को समझेंगे, इनके परिवार वालों को समझेंगे, इन लोगों को परिवार वालों के साथ अच्छे तालमेल के साथ जोड़ेंगे और संभवतः इन लोगों का जीवन बच जाएगा और सामान्य लोगों का भी जीवन बच जाएगा, नहीं तो ये लोग फिर किसी की भी जान लेंगे। सर और मेरा एक सवाल है सर। जी, सर ये जो आपने डायग्राम बताया है जिसमें कि अलग अलग ये फ्रीक्वेंसी है सर या कोई और यूनिट है जो? नहीं सर, ये फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको इसका ओके सर। पूरा डिटेल्ड अभ्यास देता हूँ, इसको कैसे गिनते हैं, कैसे कलर तैयार होते हैं, किसने ये बनाई और कैसे इसका अभ्यास हुआ। ओके सर। बिल्कुल साइंटिफिक है सर। हाँ सर सर साइंटिफिक तो कैसे है ही सर, ये देखने से जो कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है जी, वो दैट इंडिकेट्स दैट इट इज साइंटिफिक। हाँ जी। और जब आप खुश होते हो ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और जब आप जी। निराश हो जाते हो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाती है। शर्मसार जब आदमी होता है ना, इस फ्रीक्वेंसी डायग्राम के हिसाब से सर, जैसे आपने बताया कि जो रेड कलर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक जो प्रारंभिक हाथ होता है, प्रारंभिक हाथ के जो लक्षण होते हैं बिल्कुल मूलाधार की तरफ से बराबर। वो कर जाते हैं, तो वो इसीलिए वो इतना अग्रेसिव और इतना सब कुछ हो जाता है व्यक्ति कि उसमें बिल्कुल बिल्कुल जो मारने की जो मतलब एक भावना है या कटुता है वो सब उसके अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली सर बराबर। सर इसी इसी डायग्राम में हम लोग अलग अलग चक्र भी ऊपर से नीचे तक मैप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर, बिल्कुल यस सर। जोड़ सकते हैं क्योंकि ये चक्रों का ही खेल है सारा, जी ऊर्जा बिल्कुल का सही खेल सर। सर ये लोगो है हमारा आज जो हुआ है, इसका ये योग योग डे का, तो इसका ये लोगो भी इसी टाइप से है। उन्होंने चक्रास को ऐसे ही कलर किया है। अगर आप वो टी शर्ट पर देखेंगे तो ये लोगो इसी टाइप का बना हुआ है, इसी कलर का है है। सर। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। जी तो सर। मतलब ये फ्रीक्वेंसी और चक्र, इनके कलर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और उन चक्रों का कलर, फ्रीक्वेंसी का कलर और आपकी टी शर्ट के कलर वो सारे जानबूझ के तय किए गए हैं, मतलब जी इनसे जी उठाया सर। गया। सर मैं मुरारजी देसाई जब पढ़ती थी तो मुरारजी देसाई में ये लोगो हम लोगों ने ही स्टार्ट करवाया था सर। तो अरे इसी वाह, इसी से कनेक्ट हो रहा है सर वो। अरे वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया, सर बहुत ये लाइट स्पेक्ट्रम के सारे कलर हैं उसी हाँ सीक्वेंस में है। उसी सीक्वेंस में है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच के जितने भी कलर हैं, ये रेड जो है नीचे की तरफ है जी सर। उससे। हाँ, और अल्ट्रा वायलेट वायलेट से ऊपर का कलर और रेड से इंफ्रारेड से नीचे के कलर हमें दिखाई नहीं देते। ये जी, वो पूरा लाइट स्पेक्ट्रम है जिसमें सारे के सारे लाइट के कलर्स हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बहुत बात आपने बिल्कुल सही कही सर। वास्तु चेक करते समय हम जो अल्ट्रा स्कैनर यूज करते हैं, उस यस। स्कैनर से बिल्कुल ये कलरों का वहां पे प्रक्षेपण होता है। अरे वाह, और जैसे ये शर्म है, यहाँ पे कौन है, यहाँ बिल्कुल संकुचन आ गया। और जैसे जैसे अब
की भावनाएं ब्रॉड होती जाती है, वैसे वैसे ये कोन ऊपर की ओर फैल रहा है। करेक्ट। मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ जी पे, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन है, कि वहां बिल्कुल फिर कुछ नहीं बचता है। सही। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और ओरा सर स्कैनर जो है, ओरा स्कैनर आप बिना बिना उस स्कैनर के भी आप अपनी आंखों से भी ओरा स्कैनर अगर चेक करने का जो सिस्टम सीख जाते हैं, तो आप खुली आंखों से भी इन कलरों को किसी व्यक्ति के आभा मंडल में देख सकते हो। बिल्कुल सही कहा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर प्रिज्म प्रिज्म में जब सनलाइट डाली जाती है तो सर वो आपने यही जैसे कलर अभी निकलते बताया हैं। कि जो सही सही, इसके जो बिल्कुल सही। जन्म से सर मुझे पूर्व उस की हाथ अगर हम से बात जुड़ा एक करें, मुद्दा कहना था। तो जब हिटलर पैदा होने वाला होगा, हम ये कह सकते हैं, तो जी उस समय भी शायद इसके पिता की जो मतलब जो मनस्थिति है वो इस तरीके की रही होगी कि उसकी माता के ऊपर इस गर्भ पे प्रभाव पड़ा होगा, जिसकी वजह से इसके हाथों की रचना ऐसे हुई सर। नहीं नहीं, हाथ की रचना वो वैसे लेके आया है। देखिए, पिताजी के द्वारा प्रताड़ित किए गए तो बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं कि हर आदमी को अच्छा ही पिता मिले। कई बार पिताजी के सख्त मिजाज का बच्चों को अनुभव होता है, लेकिन आपने उसमें से क्या लिया? सबसे पहले तो इनके पास डर बहुत है, क्योंकि इनका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। आप इसको बहुत गंभीरता से समझो। आपके जीवन में मीनू जी, आप जिस मुकाम पे बैठे हो उसमें आपके एस्ट्रोजन की भारी मात्रा भी है, और जो तनावजन्य स्थितियों को बचपन में महसूस होने के बाद एस्ट्रोजन कम हुआ, लेकिन आपकी स्थिरता बढ़ी, और उसके कारण आप जवानी में बड़े होने के बाद और शक्तिशाली निखर के आए। यही मैंने बात आज सुबह बताई थी आपके हाथ को लेके। और ये जब स्थिति पुरुषों में बनती है, तर्जनी बड़ी हो गई, अनामिका छोटी हो गई, ये लोगों की तनाव में स्थिति खत्म हो जाती है, बिल्कुल संतुलन खो देते हैं। महिलाएं तो सक्षम रूप से निखर के आती है, लेकिन पुरुषों की स्थिति उल्टी हो जाती है। उनके पास एस्ट्रोजन तो आ जाता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम होने के कारण वो अपने संतुलन को खो देते हैं। अपना संतुलन जब खो देता है आदमी और गलत लोगों का प्रभाव आ जाता है, तो फिर वो किसी भी दिशा में बढ़ जाता है, फिर उसकी दिशा का कोई ठिकाना नहीं। निगेटिव चार्जड इलेक्ट्रॉन फिर उसे कौन सी दिशा में लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। सर आपने जो चित्र दिया है हाथ का इनका, उसमें अगर हम अंगूठा देखते हैं तो एक बात नजर आ रही है मुझे, क्या पता मेरी दृष्टि है, गलत भी हो सकता है। इनका अंगूठे का प्रथम पोर जो है वो द्वितीय पोर से छोटा दिख रहा है, तो ये भी फिर इच्छा शक्ति का दमन हो गया, वैसा हो सकता है। है ना। बहुत सारी इनके डर इच्छाएं का बचपन कारण में, इनकी बचपन में इच्छाएं बहुत सारी दब गई है, डर के बिल्कुल कारण, सही दबाव पकड़ा के आपने, कारण। बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया। ऐसा भी जरूर रहा होगा, और इनकी इच्छाओं का सारा दमन ही हुआ है बचपन में। केवल मार मार खाना, मार खाना और मार खाना है। और और फिर बाद में मार डालना, मार डालना, मार डालना हो गया आगे उनकी चलते जो भी जब इच्छाएं उन्होंने। थी, माँ नहीं मिली, जो तालीम मिलनी थी, जो शिक्षा लेनी थी, वो भी नहीं मिली। समाज ने उनको वहां पर भी बहुत प्रताड़न किया, कॉलेज ने इनको झुटला दिया, पिताजी ने। हम्म। तो इनकी इच्छाएं बहुत सारी दब गई या रह गई। तो ये रह गई, पहला पोर, बराबर। पहले पोर का विकास कम है। तो ये बहुत अच्छा आपने दृष्टिकोण यहाँ पे रखा है, और ये बिल्कुल सत्य भी है। और इसके कारण ये आदमी अपने संतुलन के खोए हुए स्थिति में और डूब गया, और गहराई में चला। सर ये जो आपने वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हैंड होते हैं बड़े बड़े लोगों के, सर क्या उनमें सर ये चेंजेस भी कर देते हैं सर ये? मतलब मैं समझा नहीं, किस चीज में चेंज करना है सर? चिन्हों में सर, चिन्हों में, जैसे ये सभी नीचे क्रॉस हो गया सर, और ये नहीं जो सर, ये चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हाँ ये जी, फोटो जिन्होंने जैसे लिए, उसमें कोई उन्होंने अपनी कलाबाजी की है। हम्म। बस ओरिजिनल नहीं है जी सर ये। ये फोटो ओरिजिनल है सर, ये साइंस ओरिजिनल नहीं लगते हैं। अच्छा जी। इसमें जो एक आइलैंड मस्तिष्क रेखा में बन रहा है, वो कुछ हद तक असली मालूम पड़ता है, ये लेकिन क्रॉस इतने इतने नहीं होते हैं सर जितने क्रॉस कर रखे हैं लैंड में सर। सर ये वही तो बोल रहा हूं मैं, कि ये बहुत बड़ी शातिर आदमी के दिमाग की कलाकृति है। हाथ ओरिजिनल है, चिन्ह इन चिन्हों पे न जाए, क्योंकि विदेशी लोगों ने इस चिन्हों के आधार पर इस आदमी की मौत ऐसी होनी थी,
गलत तरीके से ही होनी थी, इसका जीवन सारे गलत कामों से भरा था, ऐसा कहा है। हम कहते हैं कि भाई साहब ये चिन्हों को आप बाजू में रखो, इनकी उंगलियों की लंबाई और इनके अंतस्थ ग्रंथियों को समझो, और इसका जो बैलेंस छूट गया उसकी वजह से ये आदमी गलत दिशा में चला गया। सर बेसिकली ये जो चिन्ह लगाए गए हैं दैट इज इंडिकेटिव ऑफ कि वो इसके इनकी लाइफ को एक पर्टिकुलर मेथड से और चिन्हों की मदद से प्रूव करना चाहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ऐसा ही है सर। जी हमें प्रूव नहीं करना है, हमें फैक्ट्स को चेक, हाँ सर, हमें प्रूव नहीं करना है। हमें फैक्ट्स को ही चेक करना है। मैं यही कहता हूं कि आप रचना को देखें, लाइंस को बाद में देखें, आप पूरे हाथ की रचना को देखें। आज सुबह जो सूत्र दिया है उस सूत्र को बड़ी गंभीरता से पढ़ें। मैंने जो सूत्र मीनू जी के लिए आज प्रेषित किया है वो सबके लिए एक अभ्यास है, और उसे गंभीरता से ले, क्योंकि ये सारी यात्राएं यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म होने वाली है। थोड़े दिनों में हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। आपने क्या लिया इसमें से? आपने चक्रों का, इंटरनल ग्लैंड्स का और लंबाई का एक दूसरे के अनुपात अगर समझ लिया तो आपका अभ्यास हस्तरेखा का बिल्कुल 90% पूरा हो गया। फिर लाइंस जो है ना सर, वो लाइंस तो बदलती है। लाइंस का तो कुछ हम गारंटी नहीं दे सकते, लाइंस का अभ्यास तो बहुत बड़ा है, वो भी 50 घंटों की कक्षा होगी, लेकिन उसमें बदलाव की संभावनाएं होती है, तो हम उसके प्रति कोई ठोस विधान नहीं कर सकते। लेकिन हाथ की रचना के लिए कोई बदलाव नहीं है तो ठोस विधान किए जाते हैं। और लाइंस क्यों बनती है? उनके ऊपर, उंगलियों के ऊपर बने हुए जो चिन्ह हैं वो नीचे रेखाओं का निर्माण करते हैं। ये चिन्ह ही जन्म देते हैं लाइंस को और विचारों को, और वैसी लाइंस बनती रहती है, और बनती भी है और मिटती भी है। तो ये मजेदार यात्रा होगी। आगे की 2 कक्षा अगर हम करेंगे डर्मेटोग्राफिक्स की और पामेस्ट्री में हस्तरेखा की, तो ये यात्रा फिर अपने संपूर्ण अभ्यास को कवर कर लेगी, ऐसा होगा। तो वो आगे का सर इनकी भाग्य रेखा भी मध्यमा के प्रथम पोर में ठसी हुई बताई गई है। नहीं नहीं नहीं, ये इसको यहीं पर रोक दिया है उन्होंने, देखो। अच्छा, और फिर ऊपर क्या जा रहा है वो नहीं नहीं, सरल वो लाइन? तो बहुत शेड स्पष्ट है है, जी, शेड। बहुत स्पष्ट है। शेड। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर आपने जो बताया था कि तीसरे जो पोर होते हैं वो अगर बड़े होते हैं तो ऐसा इंसान जल्दी से गलत चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। जी तो सर इसमें इसमें जो तीसरे पोर है, तो मैंने 3-4 अभी जल्दी जल्दी हाथ देखे, तो एक उंगली मतलब मिडिल वाला तो लोगों का बड़ा दिख रहा है मुझे 3-4 हाथों में, लेकिन बाकी के सब मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो तो उसका अभ्यास उसको, करेंगे ना हम, हाँ, अभ्यास करेंगे, और बहुत ओके। मजेदार बातें ध्यान में आएगी। तर्जनी का तीसरा पोर अगर बड़ा हो जाता है ना, तो आदमी को खाने पीने का बहुत शौक होता है। सर मेरा भी है ना। तो फिर आपको खाने पीने का बहुत शौक होगा। यस यस यस। आप कुछ ऐसा भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, आप फूडी हो, फूडी हाँ कह भरपूर। सकते हैं सर। हाँ, मतलब अच्छी अच्छी चीजें खाते रहो, जी जरूरत सर। की कम, मन, जी सर। जब तक मन हुए सर खाते रहो। ऐसी बहुत मनोरंजक बातें पोरों की हम अगले सप्ताह में सीखेंगे। केवल पोर 20 से 25 30 घंटे तक पढ़े जाते, इतने पोर महत्वपूर्ण है। लेकिन उतने गहराई में हम जाएंगे नहीं, हम पोरों को समझेंगे, आगे चले जाएंगे। अंगूठे का समझना है, ग्रहों का हमें आपको एक हल्का फुल्का अभ्यास देना है, उंगलियों के सिर, उनके आकार, नाखून, इन सब का मुझे अभ्यास आने वाले कुछ दिनों में खत्म करना है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और एक एक सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। सर एक एक प्रश्न और है मेरा। जैसे कई बार ना कुछ हाथ हम देखते हैं तो उसमें जो फिंगर्स के बीच में का जो गैप होता है ना, वो कई बार बहुत ज्यादा होता है। बहुत मजेदार अभ्यास है इसका भी। आपकी कई बार तर्जनी 3 उंगलियों से अलग दिखती है। हाँ जी। कई बार ऐसी काम करते वक्त आपको दिखेगा आपकी कनिष्ठा अलग है उस आदमी की, और बाकी उंगलियां एक बाजू में। मीनू जी, इतने मजेदार अभ्यास आगे आने वाले हैं आपको कि आप बैठे बैठे कह देंगे कि भाई इसकी कनिष्ठा अपने हाथ से दूर भाग रही है, ये आदमी किसी के पकड़ में नहीं आएगा। आप, हम इसको ज्यादा नसीहत देने का कोई फायदा नहीं, इसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा, इससे तो अच्छा इससे दूरी बना लो।
या इसको समझ लो। ऐसी बहुत सारी मजेदार बातें मैं आपको बताऊंगा और बहुत गहराई से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लिख के दे दिया, उसके पीछे का उसका साइंस भी बताऊं। ये बहुत सही चीज थैंक बताई यू सर, आपने। थैंक यू सो मच सर। जी सर सर। सही में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई मैंने हाथ देखे हैं कि छोटी वाली कनिष्ठा अलग ही रहती है, उस 3 उंगलियों से उसको कोई मतलब ही नहीं है। नहीं रहता है। हाँ सर, मैंने देखा है कईयों को। और बहुत मजेदार लोग होते हैं ये, इनको आप पढ़ेंगे बैठे बैठे, दूर से ही आपको पढ़ना है। हस्तरेखा तो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हस्त लक्षण पढ़ेंगे। और जहां जी भी जाएंगे दूर से हाथ को देख के ही बहुत सारे अनुमान लगा के हम आदमी के व्यक्तित्व को समझ लेंगे। करेक्ट सर। जी सर, जी सर। चलिए यही धन्यवाद कहता सर। हूँ मैं आज थैंक यू तक। सर, सर सर थैंक यू सर सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद सर, सर बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद, सबका थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। सो मच। आज आपने संडे का यू दिन सर, थैंक दिया, यू। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, आपको आपका धन्यवाद कि आपने संडे सर का दिन आपका दिया। धन्यवाद है, ये तो आपकी बड़प्पन है, आपका धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाहेगुरु सर। थैंक यू सर।